हेलो 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 एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 5 है ये, है ना। तो मैंने बेटा आपको लेक्चर नंबर 4 में कुछ क्रॉस के क्वेश्चंस कराए थे। बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा है, समझ लिया है, कुछ के डाउट्स हैं, तो प्लीज एक बार उसको फिर से प्रैक्टिस करो। बेटा देखो एक चीज समझो आप इस बात को, हम किसी चीज को जब डिटेल पढ़ाते हैं तो उसको सही से देखना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज क्या है बेटा, नीट की डेट आ गई है, आपका क्लियर हो गया है, 17 जुलाई को है, लगभग यहां से 100 दिन है। हम लोग सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश का मतलब हम लोग कुछ अपना एफर्ट बढ़ाएंगे, कुछ आपको बढ़ाना पड़ेगा अपना एफर्ट, है ना। तो अब ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि अब बातों से नहीं होगा, रातों से होगा। मतलब क्या हुआ, अब सिर्फ बात बनाने से नहीं होगा, आपको अपनी रातों की नींद को भी मतलब थोड़ा खराब करना पड़ सकता है और एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर 2-3 तरह के सवाल आपके मन में आते हैं। क्या सर मैं अभी भी स्टार्ट करूं तो हो जाएगा? बेटा तूने कुछ तो पढ़ रखा होगा, ऐसा थोड़ी बिल्कुल जीरो पे है या नेगेटिव में चल रहा है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहा था, ऐसा तो नहीं है ना। तो कुछ भी पढ़ रखा है, एफर्ट कर, बिल्कुल होता है, यहां से भी होता है सिलेक्शन और पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चों के जिनके बैकलॉग है वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक आपको समझना पड़ेगा, एक प्रॉपर वे में आपको मूव करना पड़ेगा। मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, आपको अब रिवीजन भी करनी है और सिलेबस को जल्द से जल्द फिनिश कर कर रिवीजन भी करनी है। और कुछ बच्चे साथ के साथ रिवीजन कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, और आपको सिलेबस फिनिश करने के बाद भी रिवीजन करनी है। अब रिवीजन कैसे करनी है, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, वो मैं प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ आपको डीपीपी सॉल्व करनी है और अपनी एनसीईआरटी रीड करनी है। तो जैसे इस चैप्टर का एनसीईआरटी के 2 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए थे जिसमें एनसीईआरटी रीड की हुई थी, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि जिस भी बच्चे को एनसीईआरटी की कहीं कोई लाइन में दिक्कत है वो उसे भी देख सके। ये चीज समझ में आ रही है। दूसरी चीज क्या है बेटा, क्योंकि लाइव में हमें समय लगता है, तो अब हम क्या करेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड मिक्स, और ज्यादातर जो रहेगा लेक्चर में रिकॉर्डेड देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आसानी से हो जाए। इसमें वो बच्चे जो कंप्लेन करते हैं, कृपया करके पढ़ाई पर ध्यान दें। आपके लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है, टाइम पर सिलेबस खत्म करना इंपॉर्टेंट है और रिवीजन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी और चीज की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सर रिवीजन की स्ट्रेटेजी बताओ। स्ट्रेटेजी से ज्यादा बेटा पहले आपको सिलेबस खत्म करो। ठीक है, आपको रिवीजन कैसे करना है, आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और आपके जो मेन नोट्स हैं उसको भी रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लेनी है, अभी टाइम है, ले सकते हो। उसके साथ साथ आपको क्या करना है बेटा, आपको अपनी डीपीपीस फिर से सॉल्व करनी है एक बार, है ना। पहली 2 और 3 रिवीजन में समय लगता है, उसके बाद समय कम लगता है। जो बच्चा ये कहता है कि सर मुझे रिवीजन में भी उतना ही टाइम लग रहा है, बिल्कुल लगता है बेटा, दूसरी रिवीजन में भी लगेगा, तीसरी में भी लगेगा। टाइम उसके बाद से घटता है ना, उसके बाद से घटेगा। तो जितना ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और एग्जाम के लिए बढ़िया रहेगा। फिर कुछ सवाल आते हैं कि सर क्या हमें फुल सिलेबस आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए? नहीं बेटा, तेरे को बहुत सारे पार्ट टेस्ट देने हैं और लास्ट में जाके फुल सिलेबस देगा तो भी चल जाएगा, लेकिन फुल सिलेबस कम से कम 20 पेपर 30 पेपर तो लिखने हैं और पार्ट टेस्ट भी देने हैं। पार्ट टेस्ट क्या होता है, चैप्टर वाइज टाइप के। उनसे फायदा ये होता है आपको अपने वीक टॉपिक के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो आपको पार्ट टेस्ट भी देने हैं और फुल सिलेबस भी देने हैं, लेकिन पार्ट टेस्ट देने आपको जरूरी है। दूसरा, टेस्ट का पीडीएफ निकाल के ओएमआर पे भी करो, वो भी करना जरूरी है, और टाइम लगा के करो। अब कोई भी टेस्ट ऐसे मत करो लेकर बैठ जाओ और 3 घंटे की जगह 4 घंटे में करो। एक टाइम रखो कि मैं 2 घंटे 45 मिनट में टेस्ट को कंप्लीट किया करूंगा। ओएमआर कैसे फिल करनी है इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपने, ये सारी तरह की चीजें करनी है। तो माहौल बन चुका है, ठीक है, बिल्कुल माहौल बन गया है एग्जाम का। अब यहां से आप कंप्लेन नहीं कर सकते, समय है सर धीरे पढ़ाओ या ये पढ़ाओ, आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है। मैं जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, आपको पूरा एफर्ट करना है और साथ के साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। आज जो रहेगा इस लेक्चर के बाद, मतलब इवनिंग तक, मैं आपको एनसीईआरटी का एक लेक्चर, है ना, जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग कर रखी है इस चैप्टर की, वो और साथ में उसके शॉर्ट नोट जितना आज तक करा दिया उसके। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा शॉर्ट नोट कैसे लिखना है। क्लियर है? चलिए चलते हैं आगे और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं काफी कुछ बोल गया, तो आज का जो गोल रहेगा वो हम एक टॉपिक ले रहे हैं जिसे हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, हमने मेंडल के काफी सारी डिटेल को टॉपिक्स को पढ़ लिया है, हम जीन इंटरेक्शंस की बात करने वाले हैं। ठीक है,
जीन इंटरेक्शन को पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपने दिमाग के कपाट, दिमाग के जो द्वार हैं उनको खोलें और चीजों को ध्यान से देखें। क्या था मेंडल का एक्सपेरिमेंट, याद है आपको? मेंडल का हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा था? हमने, याद करो, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। उसके जो स्टेप थे मेरे पास क्या क्या थे? सर आपने पहले बताया था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। मुझे इस टॉपिक से क्या आएगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट से? सर यहां से आ जाएंगे वो ट्रेड जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव आपने बताया था। तो सबसे ऊपर आपने सर प्लांट हाइट रखा था, उसके साथ आपने एफपीएस रखा था, फ्लावर के 2 कैरेक्टर, पॉड के और फिर सीड के, ये चीज आपने बताई थी। उसके बाद सर आपने क्रॉस कराया था, है ना? क्रॉस जो था वो प्योर पेरेंट में था, आपको याद रखना है। पहला वाला जो था प्योर के बीच में था, फिर आपके पास F1 आया, फिर F2 आया और फिर F3 आया। ये हम इस सब को क्या बोलते हैं? सेल्फिंग थी ये, और ये मेरे पास प्योर के बीच में था। उसके बाद मेरे पास क्या आई थी? ऑब्जर्वेशन आई थी, और ऑब्जर्वेशंस के बाद मेरे पास क्या आ गया था बेटा? फाइनली वो था, कंक्लूजन था। अगर आपको याद हो ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारे पास? ऑब्जर्वेशन थी कि जो F1 है वो दोनों में से किसी एक पेरेंट से 100% मैच करता है, F2 दोनों से मैच करता है, और 3:1 की रेशियो में, 3 और 1 के अनुपात में, रेशियो में मैच करता है। ये थी मेरे पास क्या चीज? ऑब्जर्वेशन। उससे कंक्लूजन निकला, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड अनचेंज मैनर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी थ्रू गैमेट। उस समथिंग को हमने क्या नाम दिया? फैक्टर। तो कंक्लूजन में मेंडल ने कहीं ना कहीं फैक्टर की बात की। फैक्टर जोड़े में होते हैं, फैक्टर ब्लेंडिंग नहीं शो करते, और ट्रेट में पास होते रहते हैं। ये चीज हुई थी बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं मेंडल के लॉ की। तो मेंडल के हमने आपको 2 लॉ की बात करी थी, ठीक है? उसमें हमने आपको बताया था एक लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो कहता है ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर अकर इन पेयर, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव। ये चीज बोला था लॉ ऑफ डोमिनेंस ने। हम रिवाइज कर रहे हैं उन चीजों को, याद आ रहा है? ट्रेट को कौन कंट्रोल कर रहा है? फैक्टर। फैक्टर जोड़े में होता है, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव। मैं एनसीईआरटी की लाइनें इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूं कि अगर उसने डायरेक्ट चिपका दी क्वेश्चन में तो कैसे करोगे। दूसरा जो है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस ही एक्सप्लेन करता है कि F1 में टॉल क्यों आया और F2 में 3:1 की रेशियो क्यों आई। क्लियर है? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस ही एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है? उसके बाद मेरे पास सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक और नाम होता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, है ना? हम ये मानते हैं कि गैमेट जो होता है वो प्योर होता है पूरी तरीके से, ठीक है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो गैमेट होते हैं वो इस तरीके से अलग होते हैं, और जो पेयर है, पेयर में से जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो दोनों में से एक एक जाता है गैमेट में। मतलब 50% चांस है कि गैमेट पेयर में से कोई एक को रिसीव करे। तो इसको हमने क्या नाम दिया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का नाम दिया। क्लियर हो गई बात? तो ये मेरे पास क्या रहेगा? मेंडल का लॉ हमने बताया आपको। ये क्या बताया मैंने? मेंडल का लॉ बता दिया, ठीक है? क्लियर है? अब ये लॉ कहलाते हैं दोनों लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अलावा एक लॉ और है जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, जो सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस में लगता है या उससे ज्यादा वाले हाइब्रिड में, ठीक है? डाई हाइब्रिड या उससे ज्यादा हाइब्रिड क्रॉस में लगता है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आ जाओ, अब मैंने यहां पर लिखा है मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। कुछ मेरे पास क्रॉस के रिजल्ट्स हैं जो आपके लिए हैं। देखो, मोनोहाइब्रिड में मेरे पास क्या है, याद करो। F1 में मेरे पास मान लो टॉल आया, तो ये कितने टाइप का फिनोटाइप है? एक। तो मैं लिखूंगा इसको फिनोटाइप कितने प्रकार का है? एक। और वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जीनोटाइप भी एक है। समझ में आ रहा है बेटा? फिनोटाइप मतलब जैसे ये मार्कर का कलर, ये फिनोटाइप है। अब इसके अंदर जो जीन होती है वो जीनोटाइप होती है, ठीक है? तो जीनोटाइप भी एक है। और F2 में मेरे पास टॉल और ड्वार्फ कितने फिनोटाइप आए? 2। तो फिनोटाइप बेटा मेरे पास यहां पर आ रहे हैं 2। और फिनोटिपिक
रेशियो जो आ रही है वो मेरे पास 3:1 आ रही है। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है बेटा? फिनोटिपिक रेशियो ये आ रही है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, जीनोटाइप कितने आ रहे हैं F2 में? F2 में जीनोटाइप के प्रकार आए थे कितने? 3, और उनकी रेशियो आई थी बेटा 3, कितना आया था? 1:2:1, ठीक है। मोनोहाइब्रिड की बात कर रहा हूं। ऑब्जर्वेशन ये है बेटा, ऑब्जर्वेशन ये है हमारे पास कि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है उसकी फिनोटाइप के नंबर 2 हैं F2 में, और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है। जीनोटाइप के नंबर हमारे पास, ये जो रिजल्ट है ये एज अ ऑब्जर्वेशन याद रखो, ठीक है। उसके बाद जब हम डायहाइब्रिड की बात करते हैं तो डायहाइब्रिड मैंने आपको सिखाया था, 2 मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई करते हैं। याद करो मैंने क्या करा था, 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मल्टीप्लाई करके आपके पास डायहाइब्रिड का रिजल्ट आ जाता है। तो मैंने आपको यही कहा था कि F1 में मेरे पास मान लो टॉल राउंड आया, F1 की बात कर रहा हूं, जिसको मैं कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r लिख रहा था। तो फिनोटाइप मेरे पास एक है, जीनोटाइप एक है F1 में। F2 में मेरे पास फिनोटाइप कितने आ गए? 4, और उनकी रेशियो क्या आई थी बेटा? रेशियो क्या आई थी मेरे पास? 9:3:1 आई थी। और जीनोटाइप कितने आएंगे? 9। और मैंने कहा था कि इसको रेशियो को ऐसे तोड़ोगे, 9 को आप तोड़ोगे कैसे? 1:2:4 जीनोटाइप में लाने के लिए, और 3 को तोड़ोगे 1:2 में, 3 को तोड़ोगे 1:2 में, और 1। तो ये 9 अलग अलग मैंने लिख दिए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गई? जीनोटिपिक रेशियो। मैंने डायहाइब्रिड के लिए आपको समझाया था कि मान लो टॉल को क्रॉस करते हैं ड्वार्फ से, मैं रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए, तो मेरे पास F1 में टॉल आता है। ऐसे ही मेरे पास राउंड को क्रॉस करते हैं रिंकल्ड से, तो मेरे पास क्या आएगा? F1 में राउंड आता है। अब मैं इसकी सेल्फिंग करता हूं तो मेरे पास यहां पर क्या आता है? टॉल और ड्वार्फ आते हैं। कितने फिनोटाइप हो गए? 2। ऐसे ही मेरे पास राउंड आते हैं और रिंकल्ड आते हैं। कितने फिनोटाइप हो गए? मेरे पास 2 हो गए। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 4 हो गए। आपको समझ में आ रहा है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 फिनोटाइप आ गए। तो आपको क्लियर होना चाहिए, हम इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 फिनोटाइप आएंगे F2 में। 4 आएंगे? हाँ 4 आएंगे। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, और रेशियो भी मैंने बताई थी कि मान लो इसमें टॉल की रेशियो आपकी क्या है? 3/4 है, और ड्वार्फ क्या है? 1/4। तो इस 3/4 को इस राउंड के 3/4 से मल्टीप्लाई किया था। यह सारा याद है आपको, यही आपको दिमाग में रखना है कि 2 मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई करके डायहाइब्रिड बनाया था मेंडल ने डायरेक्टली। उसके बाद मैंने आपको कहा था, टेस्ट क्रॉस पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है? क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, है ना, क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट। और मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर मैं ये मोनोहाइब्रिड का करता हूं तो मोनोहाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस को आप ऐसे दिखाते हो। ध्यान से देखें बेटा, एक तो इसको क्रॉस करते हो स्मॉल टी से, तो इसमें एक ही फिनोटाइप और एक जीनोटाइप आएगा। लेकिन अगर आप हेट्रोजाइगस को क्रॉस करते हो रिसेसिव पेरेंट से, तो आपके पास रेशियो 1:1 आती है। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टेस्ट क्रॉस की यह है कि फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो के बराबर होती है। फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:1। वो बराबर होती है जीनोटिपिक रेशियो के। याद आया कि नहीं? बताओ। फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो के बराबर होती है। फिनोटिपिक रेशियो मतलब टॉल कितने आ रहे हैं और ड्वार्फ कितने आ रहे हैं। तो टॉल मान लो 1/2, ड्वार्फ 1/2। ऐसी कैपिटल टी स्मॉल टी, और मैं लिख रहा हूं यहां पर स्मॉल टी, ये 1/2 और ये 1/2। तो ये चीज होता है, ये मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। डायहाइब्रिड में मैंने आपको कहा था कि टॉल राउंड की कितनी पॉसिबिलिटी बताई थी बेटा? 4। मैंने कहा अगर दोनों लोकस पर होमोजाइगस है तो इसका मैं टेस्ट क्रॉस कराऊंगा तो मेरे पास फिनोटाइप कितना आएगा? 1, और जीनोटाइप आएगा 1। लेकिन अगर मैं एक लोकेशन पर क्या रखूंगा? हेट्रो, और एक पे होमो,
और फिर टेस्ट क्रॉस कराऊंगा तो याद करो क्या आया था बेटा, फिर रेशियो 1:1 की आएगी, क्योंकि जो हेट्रो वाला है वो ऐसे 1:1 दे देगा, होमोजाइगस वाला नहीं देगा। जिस बच्चे को इसमें अब भी दिक्कत हो रही है, उसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, मैं पहले बता रहा हूं, उसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, तो इसमें बेटा 1:1 कैसे आएगा आप देख लो, क्योंकि इस लोकेशन पर हेट्रो है और इस वाले पर होमो है। हेट्रो देगा 1:1, होमो से नहीं आता है। अब मान लो अगर मैं इस वाले पर होमो और इस पर हेट्रो कर दूं तो भी रेशियो 1:1 आएगी, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। और अगर मैं दोनों लोकेशन पर हेट्रोजाइगस कर दूं तो मेरे पास 4 तरह के फिनोटाइप आएंगे जिनकी रेशियो 1:1 और यही जीनोटिपिक रेशियो आएगी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, टॉल राउंड। ये चीज हमने बात कर ली, क्या ये क्लियर है बताइए? तो टेस्ट क्रॉस और मैंने यहां पे टॉल राउंड की बात करी है, क्लियर, सही है। अब देख लो इस चीज को, ठीक है। अब यहां से मैंने आपको बेटा ध्यान रखना है आपने कि हमने आपको टेस्ट क्रॉस बताया था, ध्यान से सुनो बेटा। टेस्ट क्रॉस क्या होता है याद करो, क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कोई यूज सोच सकते हो, यूज क्या है, 2 यूज, टू फाइंड जीनोटाइप। अब जीनोटाइप फाइंड करते हैं, क्यों? क्योंकि जो जीनोटाइप में है वही फिनोटाइप में है, रेशियो सेम आ रही है। आपको समझ में आ रहा है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम आ रही है। तो जीनोटाइप पता करने के लिए मुझे नहीं पता कि टॉल ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा आप लिख सकते हो टू फाइंड टाइप ऑफ गैमेट, है ना, ये भी कर सकते हैं। अब ये टाइप ऑफ गैमेट आप समझो कैसे करोगे, जब क्रॉस कराओगे ना, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इधर देखो, ये रिजल्ट देखो। इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 1। इसमें कितने बनेंगे सर, 2। तो इसलिए रेशियो क्या आई, 1:1। इसमें कितने टाइप के बनेंगे, 2, रेशियो आई 1:1। इसमें कितने टाइप के बनेंगे गैमेट, 4, इसलिए 4 बार बनाया। तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट क्रॉस से ये भी बता सकते हो कितने टाइप के गैमेट आएंगे, ठीक है। टेस्ट क्रॉस जीनोटाइप पता करने के लिए होता है, सही है सर। बैक क्रॉस क्या था, क्रॉस विद एनी पेरेंट, क्रॉस विद एनी वन ऑफ द पेरेंट, रिसेसिव नहीं, एनी वन ऑफ द पेरेंट, किसी भी एक पेरेंट से आप क्रॉस करा दें उसे बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस मतलब मान लो कैपिटल टी, इसको आपने स्मॉल टी से, ये F1 आ गया आपका, ठीक है। फिर आपके पास ये आ गया, ये F2 आ गया। तो आप किसी का भी, जैसे मान लो इसको इससे क्रॉस करा दे, बैक क्रॉस है, या इसको इससे या इससे क्रॉस करा दे, बैक क्रॉस। तो एनी वन ऑफ द पेरेंट से क्रॉस कराते हैं उसे बैक क्रॉस कहते हैं। इसका यूज होता है, ये इंक्रीज करता है होमोजाइगोसिटी। ये क्या इंक्रीज करता है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करता है ना, इसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, इधर देखो जरा, देखो ध्यान से। मान लो कैपिटल टी है, उसको क्रॉस करा रहा हूं स्मॉल टी से। मैं यहां पर जो प्लांट ले रहा हूं उसको एज अ मेल ले रहा हूं और इसको एज अ फीमेल ले रहा हूं। इसका मतलब इसका पॉलन इस पे ट्रांसफर कर रहा हूं। लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैं इसको एज अ मेल ले लूं, इस वाले को समझो, और इसको मैं एज अ फीमेल ले लूं, तो इसका पॉलन इस पे, देखो पी के प्लांट, दोनों पी के प्लांट, ये भी बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल है। पर अगर मैं इसका पॉलन इस पे ट्रांसफर करता हूं या तो, और इसका पॉलन इस पे, तो मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, मेल फीमेल एक्सचेंज कर दिए। रिजल्ट पे कोई फर्क आता है नहीं। रेसिप्रोकल क्रॉस में फर्क तभी आता है जब सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो, नहीं तो कोई फर्क नहीं आता, याद रखें आप। तो रेसिप्रोकल क्रॉस पी प्लांट में रिजल्ट में कोई फर्क नहीं लाता। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब समझ लो, मैंने पेरेंट्स एक्सचेंज कर दिए। तो ये आपकी अभी तक की ऑब्जर्वेशन थी, जो मैंने आपको कुछ कुछ पढ़ाया था, उसको मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज किया आपके लिए, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, जो आज का टॉपिक है, उस पर मूव करूंगा, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मैं रिवाइज करूंगा तो वो थोड़ा फास्ट होता ही है, और फिर
रिवीजन का मतलब ही यही है कि आपको चीजें फिर से रिकॉल करना। तो मैं एक बार वर्बली आपको क्लियर कर देता हूं। क्या आपको मेंडल का एक्सपेरिमेंट ईयर याद है? हां सर, 1856 से 63, 7 साल तक। क्या पब्लिश ईयर याद है? हां, 65। 3 साइंटिस्ट के नाम, कार्ल कोरेंस, डी वेरिस, टेशमार्क। इनमें से डी वेरिस ने अपनी बुक फ्लोरा में नाम पब्लिश किए थे, मतलब बेसिकली वो पेपर पब्लिश किए थे। कार्ल कोरेंस ने उनकी फाइंडिंग्स को लॉ में कन्वर्ट किया था। ये सब वैसे पूछता नहीं है कि किसने ये काम किया था, सिर्फ नाम पूछता है साइंटिस्ट के, किसने उसको पब्लिश किया। उसके बाद 7 कैरेक्टर आपको याद करने, उसमें डोमिनेंट रिसेसिव याद रखना, आप कंफ्यूज हो जाओगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको एलील और जीन में डिफरेंस बताया था। मैंने आपको यही समझाया था, जीन और एलील एक जैसी चीज होती है। जैसे मान लो 5 जीन है तो 5 एलील है। जीन इज मोर लाइक, मैं बोल सकता हूं, फंक्शन। एलील क्या है? उसी जीन की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल टी एक जीन है, स्मॉल टी दूसरी जीन है। कैपिटल टी एलील है और स्मॉल टी भी एलील है, पर कैपिटल टी की स्लाइट मॉडिफिकेशन से स्मॉल टी बना है। ये चीज आपको समझाई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्रॉस के क्वेश्चंस कराए और लॉ पढ़ाया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जेनेटिक्स के पार्ट 1 में है, उसे हम कहते हैं जीन इंटरेक्शन, ठीक है। जीन इंटरेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जीन एक्सप्रेस कैसे करेगी। ध्यान से देखना बेटा, देखो ये आपके पास मान लो डीएनए है, ये आपके पास डीएनए है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है सर, डीएनए है। मैंने कहा कि डीएनए का ये सेगमेंट आपका जीन है। इतना बड़ा सेगमेंट जो है वो हमारे पास क्या है? जीन। अब मैंने इस जीन से आरएनए बनाना है, दिस इज कॉल्ड आरएनए, और ये मैसेज लाता है तो एमआरएनए, और इस एमआरएनए से मैंने क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। ये प्रोटीन ट्रेट को एक्सप्रेस करती है। किसको एक्सप्रेस करती है? ट्रेट को। ट्रेट का मतलब किसी कैरेक्टर को शो करती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ जीन एक्सप्रेस, जीन कैसे एक्सप्रेस करती है, तो मैं ये बोलूंगा कि जीन जो है, जीन क्या करती है बेटा? कोड करती है। जीन हैव इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन। इतनी बात समझ में आ रही है? बताओ। इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन, जीन में इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने को लेके। प्रोटीन बनाने को लेके इंफॉर्मेशन किस में प्रेजेंट है बेटा? जीन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो जीन क्या कर रही है? जीन क्या कर रही है? प्रोटीन बना रही है। तो बेसिकली हमें यह समझना है, प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन एक्सप्रेस करती है ट्रेट। प्रोटीन एक्सप्रेस करती है ट्रेट, ठीक है। अब हम चैप्टर में कहां खड़े हैं? टॉपिक पढ़ने वाले हैं जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन टॉपिक सुनने में बहुत भयानक, बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा तो उसको ध्यान से समझना इजी है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा। देखो, जीन इंटरेक्शन को समझाने के लिए मान लो, मैं देखो कैसे बता रहा हूं। मान लो ये 2 कंट्री हैं, एक कंट्री 1 है और ये कंट्री 2 है। ये 2 कंट्रीज हैं। इन दोनों कंट्री में युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ठीक है। और दोनों कंट्री एक दूसरे से काफी दूर है, एक यहां है, एक यहां है, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई इस कंट्री ने मिसाइल मारी, यहां पर हो रहा, वो मिसाइल इसकी ये रही, ठीक है। इसने भी मिसाइल मारी, सही है। देख लो कितनी खतरनाक कंट्रीज है, नहीं करना चाहिए, गंदी बात। इसने भी मिसाइल मारी, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है, मैं जीन इंटरेक्शन पढ़ाऊंगा आपको, पर मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये कंट्री खुद फिजिकली इंटरेक्ट कर रही हैं? क्या खुद फिजिकली आके लड़े? नहीं। कौन लड़ रहा है इनकी? मिसाइल लड़ रही है। हम टॉपिक पढ़ेंगे अब जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन का मतलब यह है कि मान लो ये जीन है और ये जीन है, इनके इंटरेक्शन पढ़ने हैं। क्या जीन रियल में इंटरेक्ट करती है? नहीं। जीन मिसाइल मारते। मिसाइल मारने का मतलब क्या हुआ? जीन खुद इंटरेक्ट नहीं करती, जीन से बनी हुई प्रोटीन। तो अगर मैं कंट्री को जीन मानता हूं और इस कंट्री को भी जीन मानता हूं, तो ये जो मैंने मिसाइल लिखी है ये एक्चुअल में प्रोटीन है। ये एक्चुअल में क्या है? प्रोटीन है।
तो आपको यह समझ में आना चाहिए, मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा जीन इंटरेक्शन, पर मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि जीन कभी इंटरेक्ट नहीं करती, उनसे बनी हुई प्रोटीन इंटरेक्ट करती हैं। पर मैं ऐसा थोड़ी कहूंगा कि मिसाइल में लड़ाई हो रही है, मैं तो यही कहूंगा ना देश में लड़ाई हो रही है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि कंट्री अपनी जगह पर रहती है, जीन अपनी जगह पर रहती है, और जीन क्या करती है, प्रोटीन बनाती है। जैसा हमने देखा कि ये प्रोटीन, ये जीन कहां पर है, ये न्यूक्लियस में है, तो जीन अपना मस्त न्यूक्लियस में रहती है और प्रोटीन मेरे पास कहां जाती है, साइटोप्लाज्म में। तो अगर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं जीन इंटरेक्शन, तो मैं यह सिखाऊंगा कि जीन कैसे इंटरेक्ट करती हैं। पर रूल ये है कि इन जीन इंटरेक्शन इट इज प्रोटीन विच इंटरेक्ट, इट इज प्रोटीन विच इंटरेक्ट, है ना, प्रोटीन इंटरेक्ट करती हैं, हम नाम देते हैं जीन का। ठीक है, जैसा कि हमने यहां देखा। क्लियर है, सही है, आ जाओ। अब देखो मैंने एक सेल बना रखा है, दिस इज वन सेल और न्यूक्लियस है उसमें, दिस इज सेल एंड दिस वन इज न्यूक्लियस। ठीक है, और ये मैंने क्रोमोसोम पेयर बना रखे हैं। अब आप खुद से बताओ, मुझे जरा खुद से सोच के बताना। मैंने क्रोमोसोम के जोड़े बना रखे हैं यहां पे। मान लो ये कैपिटल टी जीन है और ये स्मॉल टी है, ये यहां पर कैपिटल आर है और यहां स्मॉल आर है। ठीक है बेटा, ये दिख रहा है यहां पे? हाँ सर दिख रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं, ध्यान देना बेटा, अब मैं ये कह रहा हूं कि इस कैपिटल टी ने यहां एक प्रोटीन बनाई है जो साइटोप्लाज्म में आ गई है, और इस स्मॉल टी ने यहां पर प्रोटीन बनाई है। ध्यान देंगे तो मेरे पास इसकी बनी हुई प्रोटीन ये है, ठीक है, इसकी बनी हुई प्रोटीन ये है, ये इसकी है, ये इसकी है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जरा, इस कैपिटल आर ने भी प्रोटीन बनाई है। ठीक, मान लो वो प्रोटीन ये है, ये इसकी प्रोटीन है जो साइटोप्लाज्म में है। ऐसे ही इस स्मॉल आर ने भी प्रोटीन बनाई है, नीचे ले लेते हैं इसको, स्मॉल आर ने भी प्रोटीन बनाई है, ये इसकी प्रोटीन है। अब मैं आपसे ये कहूं, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये चीज एक लोकस है, दिस इज वन लोकस, और ये भी लोकस है। यहां तक समझ में आ रही है? देखो ध्यान से सुनना भाई, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये इसकी प्रोटीन है, ये इसकी प्रोटीन है। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोकस है। तो अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनेंगे, मैं आपसे कहूं ये प्रोटीन इससे इंटरेक्ट करे, तो इसका मतलब एक ही लोकस की दो जीन इंटरेक्शन कर रही है। समझो ध्यान से, अगर ये प्रोटीन का इंटरेक्शन इसके साथ हो तो इसको मैं लिखूंगा इंटरेक्शन ऑफ टू जीन ऑफ वन लोकस। बताओ, सोचो जरा इस बात को, सोचो, दिमाग लगाओ। अगर ये इसके साथ इंटरेक्ट करे तो एक ही जीन लोकस की दो प्रोटीन इंटरेक्ट कर रही हैं। लेकिन अगर इंटरेक्शन इसका इसके साथ हो जाए तो इसको मैं कहूंगा इंटरेक्शन ऑफ टू जीन, दो अलग अलग जीन है, या आप एलील लिख लो, यहां पर भी एलील लिख सकते हो, ऑफ डिफरेंट लोकस। तो आपको इसका मतलब क्या है कि जीन इंटरेक्शन दो टाइप के पढ़ने हैं। जीन इंटरेक्शन का मतलब है इंटरेक्शन ऑफ जीन किसके थ्रू? बाई प्रोटीन के थ्रू इंटरेक्शन होगा। सही है सर? ये कितने टाइप का है? इट इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार का है। कैसे दो प्रकार का है? ये एक ही लोकस की दोनों इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट तो प्रोटीन करेंगी। तो मैं लिखूंगा इंटरेक्शन विदिन मतलब बिटवीन, विदिन वन लोकस। दूसरा इंटरेक्शन बिटवीन लोकस, टू लोकस। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब आपके सिलेबस में इसको अलग पढ़ाया है, इसको अलग पढ़ाया है,
तो जब मैं इंटरेक्शन ऑफ वन जीन लोकस की बात करने वाला हूं तो देखो मैं क्या बात करूंगा, ध्यान से देखना बेटा। देखो तो इसका मतलब क्या हो गया, टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन क्या हो गया, सिंगल जीन लोकस या लोकाई। तो इसमें मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना, ठीक है। और इसमें हो सकता है कैपिटल टी और आर इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसकी बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी ये इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। और मान लो यहां कैपिटल आर स्मॉल आर ये इंटरेक्ट करे, ध्यान दें बेटा, ये इंटरेक्ट करे तो ये वाली बात हो गई, और ये इसके साथ इंटरेक्ट करे तो ये वाली बात हो गई। आ रही है बात समझ के नहीं, बताओ, सोचो। हां सर, आपने जो बात बताई कि भाई दो कंट्री आपस में रियल इंटरेक्ट नहीं करती, तो जीन आपस में रियल इंटरेक्ट तो करती नहीं है। इंटरेक्शन कौन करता है, उनकी प्रोटीन्स। अगर कैपिटल टी की प्रोटीन स्मॉल टी से इंटरेक्ट कर ले, ठीक है, या कैपिटल आर की स्मॉल आर से कर ले, या कैपिटल ए की स्मॉल ए से कर ले, समझ में आ रहा है। इसे कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन वन जीन लोकस। लेकिन कैपिटल टी कैपिटल आर से करे तो उसे कहेंगे बिटवीन टू जीन लोकस। हां सर ठीक, आगे चलो। अब आपके सिलेबस में क्या है कि जब वो कहता है कि भाई मैं जीन इंटरेक्शन वन जीन लोकस के बीच का पढ़ाऊंगा, तो मैं कुछ ये काम कर रहा हूं। देखो कैपिटल ए ने मान लो ये प्रोटीन बनाई और स्मॉल ए ने हमारे पास ये प्रोटीन बनाई। नॉर्मली हम समझते हैं कि कैपिटल ए की प्रोटीन स्मॉल ए को दिखने नहीं देती, तो इसे हम कहते हैं डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है कि कैपिटल ए की ये प्रोटीन इसको दिखने नहीं देगी। तो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं जीन इंटरेक्शन ऑफ सिंगल जीन लोकस का अगर एग्जांपल दूं, तो सबसे पहला उदाहरण है बेटा मेरे पास, ध्यान देंगे बच्चे, सबसे पहला उदाहरण मेरे पास क्या है, ध्यान दो, सबसे पहला उदाहरण मेरे पास क्या है, आप देखो ध्यान से। सबसे पहला एग्जांपल डोमिनेंस है, तो डोमिनेंस इज फर्स्ट एग्जांपल। डोमिनेंस क्या है बेटा, पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है किसका, इंटरेक्शन का। और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये अकॉर्डिंग टू मेंडल है, ये मेंडल ने कहा था। मेरी बात समझना ध्यान से, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कैपिटल ए की प्रोटीन इसको नहीं दिखने देगी तो इसे हम डोमिनेंस कहेंगे, और डोमिनेंस पहला उदाहरण है और मेंडल के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो आएगी वो 3:1 आएगी, और जीनोटिपिक रेशियो, ध्यान देना बेटा, जीनोटिपिक रेशियो आएगी 1:2:1 आएगी। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम जीन इंटरेक्शन की बात करते हैं जिसमें हम सिंगल जीन लोकस पढ़ते हैं, तो पहला उदाहरण है डोमिनेंस। पर क्या नेचर में यही एक उदाहरण है, कुछ और भी हो सकता है क्या, अभी देख लेते हैं। मान लो मेरे पास ये कैपिटल बी है और ये स्मॉल बी है, इसने एक प्रोटीन बनाई और एक प्रोटीन इसने बनाई। अब ये इसको ऐसा नहीं कि सप्रेस कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, तो मेरे पास कुछ और टर्म्स बनती हैं। मतलब क्या हुआ कि ये वाली बात तो मेंडल के अकॉर्डिंग है, अब मेरे पास कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो सिंगल जीन लोकस का इंटरेक्शन है पर डोमिनेंस नहीं है। मेरी बात समझो, कैपिटल ए स्मॉल ए से इंटरेक्ट कर रहा है प्रोटीन, दैट इज सिंगल जीन लोकस का इंटरेक्शन। समझ में आ रहा है कि भाई हां, इसका प्रोडक्ट इससे इंटरेक्ट कर रहा है। उसका एक उदाहरण है डोमिनेंस, जो मेंडल के सिद्धांत, मेंडल के प्रिंसिपल के अनुसार है, अकॉर्डिंग है। इस वजह से फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो के बराबर, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है और जीनोटिपिक रेशियो 1:1 है F2 में। लेकिन क्या सिर्फ यही मिलता है नेचर में? नहीं, और भी मिलता है। हमने जब नेचर में ऑब्जर्व किया तो हमें और भी उदाहरण मिले। उनके एग्जाम्पल है इनकंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलील। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये फॉलो नहीं करेंगे मेंडल को, तो ये क्या करेंगे बेटा, ये इन्वॉल्व सिंगल लोकस,
ये सिंगल लोकस इन्वॉल्व करेंगे, कौन कौन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलील, पर नहीं फॉलो करेंगे मेंडल को, नॉट फॉलो मेंडल पैटर्न, मेंडल के पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। इसका अर्थ है कि इनकी जो F2 की रेशियो है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, ये नहीं आएगी। नॉर्मली क्या होता है बेटा, जीनोटिपिक रेशियो, रूल ये है, जीनोटिपिक रेशियो में बदलाव नहीं होता, फिनोटिपिक रेशियो में बदलाव होता है। तो F2 नॉट शो फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या 3:1, तो फिनोटिपिक रेशियो 3 और 1 में नहीं आएगा। आ रहा, समझ नहीं आ रहा, बताओ। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको जीन इंटरेक्शन समझाया। जीन इंटरेक्शन का मतलब जीन आपस में इंटरेक्ट करती है। क्या जीन सच में इंटरेक्ट करती है? नहीं, प्रोटीन इंटरेक्ट करती है। एक उदाहरण है कि कैपिटल ए की बनी हुई प्रोटीन स्मॉल ए की प्रोटीन को पूरी तरीके से दबा ले, दिखने ना दे, दैट इज डोमिनेंट, जो मेंडल ने बताया था। और उसका एग्जाम्पल जो रेशियो, जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, ये आएगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मेंडल को फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, डेविएशंस। डेविएशन का मतलब मेंडल के सिद्धांत के खिलाफ, तो डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। तो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा अब डेविएशन के बारे में, मतलब मैं आपको ये चारों समझाऊंगा जो कि मेंडल के सिद्धांत के अनुसार नहीं है, ये वो रेशियोज नहीं फॉलो करते, या कुछ और बातें हैं जो मेंडल के अनुसार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेंडल ने कहा था ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर पेयर में होते हैं और एक ट्रेट के 2 ही फैक्टर होते हैं, लेकिन मल्टीपल एलील में देख पाएंगे हम 2 से ज्यादा होते हैं। दूसरा, मेंडल ने कहा था एक ट्रेट को एक फैक्टर कंट्रोल करता है। हम प्लियोट्रॉपी में देखेंगे कि एक फैक्टर मल्टीपल ट्रेट कंट्रोल कर रहा है। तो काफी सारी चीजें जो हैं इनमें वो मेंडल के अनुसार नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैंने अपने दिमाग में बिठानी है वो ये है कि जीनोटिपिक रेशियो नहीं बदलती, फिनोटिपिक रेशियो बदल जाती है। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 नहीं आएगी, हम इसे दिमाग में रखेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? डेविएशन की। तो अब मैं आपको ये टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आपको फिर रिपीट करूंगा क्योंकि इसमें सिंगल जीन लोकस इन्वॉल्व है, तो मैं इसको एक नाम भी दे सकता हूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? विच इन्वॉल्व सिंगल लोकस। अगर एक से ज्यादा लोकस इन्वॉल्व होते हैं तो डायहाइब्रिड क्रॉस है। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस से? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप शांति से बैठ के यहां पर लेक्चर 1 मिनट पॉज करेंगे और सोचेंगे सर ने जीन इंटरेक्शन को क्या बताया। उसके बाद दोबारा से बोर्ड की तरफ घुरेंगे और यह समझेंगे कि हां, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलील में एक जीन लोकस इन्वॉल्व है, दूसरा ये मेंडल के सिद्धांत को फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद अब आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से सुनेंगे। तो मैं आपको जरा एक कंपैरिजन दिखाऊंगा तीनों के बीच में, तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ध्यान से देखो, व्हाट इज डोमिनेंस, ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। आपके पास ये रेड फ्लावर है, ठीक है? रेड फ्लावर वाले प्लांट को मान लो आप व्हाइट से क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है? हां सर, ठीक है। सेम मान लो यहां ये रेड फ्लावर है, इसको क्रॉस करा रहे हो मान लो व्हाइट से, ठीक है? हां जी सर, ये रेड फ्लावर है, इसको क्रॉस करा रहे हो आप व्हाइट से। क्या तीनों मैंने एक जैसे ले दिए? हां सर, तीनों आपने एक जैसे लिख दिए, ठीक है? तीनों का मतलब समझना। अब देखो, अब आपको पता है अगर ये पेरेंट्स हैं तो यहां पर मेरे पास जो भी आएगा वो F1 होगा। यदि मैं डोमिनेंस, जो कि मेंडल के सिद्धांत को लेता हूं, मेंडल के प्रिंसिपल को लेता हूं, तो मेंडल का प्रिंसिपल सिद्धांत क्या कहता है? आपसे कुछ कहता है? बता भाई, कुछ कह रहा है? बता बहन। बेटा वो ये बोल रहा है आपको कि F1 जो है किसी एक पेरेंट से मैच करेगा। तो मैंने F1 में बना दिया रेड फ्लावर,
ठीक है, और फिर इसकी सेल्फिंग करी। जब मैंने सेल्फिंग करी तो F2 में मेरे पास, ध्यान देंगे बेटा, F2 में मेरे पास 3 रेड आ गए, आप देख रहे हो 3 रेड आ गए और 1 वाइट आ गया। ये डोमिनेंस है, दिस इज डोमिनेंस बेसिकली। ठीक है, अब देखो जरा, अब क्या हुआ, इनकंप्लीट डोमिनेंस क्या कहता है, कहता है यार इनकंप्लीट डोमिनेंस कहता है यार F1 में पिंक आएगा, F1 में क्या आएगा, पिंक। तो इसका मतलब F1 में क्या आ गया, अलग ही आ गया। F2 में क्या आएगा, F2 में ये देखो, ये देखो क्या आ गया भाई, ये आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हुआ ये देखना भी, देखो अब क्या हुआ, ध्यान देना बेटा, समझना, आपको इजीली समझ आएगा रिजल्ट देख के। मेरी बात सुनो, नाउ दिस इज F2। अब ध्यान से देखना, मैं ये बोल सकता हूं कि F2 में कितने फिनोटाइप है बताओ, फिनोटाइप 2 हैं, 2 हैं कि नहीं, इसलिए फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगी, फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगी, 3:1। और F1 में, ये F2 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और इन F1 क्या होगा, F1 जो है वो 100% सिमिलर है किससे, एनी वन ऑफ द पेरेंट से, एनी वन ऑफ द पेरेंट से। अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं, इधर देखो बेटा, देखो F1 रेड है, दोनों में से किसी एक से मैच कर रहा है। इनकंप्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है F1 दोनों में से किसी से मैच नहीं करता, उनका कुछ बीच का आता है, दैट इज इनकंप्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है इसका फीचर भी और इसका फीचर, दोनों का फीचर आता है। फर्क देख रहे हो, यहां पर रेड और व्हाइट दोनों फीचर आए हैं, यहां पर पिंक आया है, क्लियर है। और डोमिनेंस का मतलब F1 इन दोनों में से किसी एक से मैच करेगा, F1 दोनों में से किसी एक से भी मैच नहीं करेगा, और यहां पर F1 दोनों से मैच करेगा। तो अगर आपसे कोई सिंपल परिभाषा पूछे तो आप लिखोगे F1 मैच करेगा किसी भी एक से, यहां लिखोगे F1 नॉट मैच एनी वन ऑफ द पेरेंट, किसी से मैच नहीं करेगा, एनी वन ऑफ द पेरेंट। और यहां पर आप लिखोगे F1 इज सिमिलर या मैच बोथ पेरेंट। तो अगर दोनों पेरेंट से मैच करे तो आप लिखोगे कोडोमिनेंस, को का मतलब साथ, इनकंप्लीट का मतलब ना इसका आया ना इसका आया, बीच का कुछ आया, पर दोनों से नहीं मैच कर रहा। और इसमें क्या होगा, दोनों से मैच करेगा। ये कंपैरिजन है सोचने का। दूसरी चीज बताओ, यहां पर कितने तरह के फिनोटाइप हैं, ये 3 एक हैं और ये 1 है, 2 हो गए। यहां पर देखो 1, 2 और 1, तो यहां फिनोटाइप कितने आ गए, बढ़ गए ना फिनोटाइप। फिनोटाइप आ गए F2 में 3 आ गए, किसमें, F2 में। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या चली जाएगी, फिनोटिपिक रेशियो चली जाएगी कैसे सर जी, ऐसे आ जाएगी 1/4, 2/4, तो 1:2:1। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था ना यहां पे, यही चीज मैं आपको समझा रहा था उस वक्त, यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि इनकंप्लीट डोमिनेंस इनमें क्या होगा, डेविएशन होगी फिनोटिपिक रेशियो में। आप समझ रहे हो, ये चीज हुआ। अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें देखो, इसमें कितने फिनोटाइप हैं, इसमें भी F2 में 3 आ जाएंगे, तो फिनोटाइप यहां भी 3 आ रहे हैं, फिनोटाइप यहां भी कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज डोमिनेंस। F1 रिजेंबल 100% किसी एक से, F1 दोनों के बीच का कुछ है, किसी से मैच ना करे। F1 जो है दोनों से मैच करे, कितना, 100% मैच कर रहा है, पर दोनों से कर रहा है। ठीक है, दैट इज ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इनकंप्लीट डोमिनेंस को डिफाइन करेंगे। तो इनकंप्लीट डोमिनेंस की परिभाषा क्या है, हम लिखेंगे
हम क्या लिखेंगे बेटा, देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे नन ऑफ द टू फैक्टर और एलील ऑफ वन लोकस इज कंप्लीटली डोमिनेंट। पूरी तरीके से कोई भी डोमिनेंट नहीं है। F1 जनरेशन, देख रहे हो, F1 जनरेशन रिजेंबल नॉट रिजेंबल एनी वन ऑफ द पेरेंट, एनी वन ऑफ द पेरेंट कंप्लीटली, किसी भी पेरेंट से पूर्ण रूप से मैच नहीं करेगा। कोई डाउट इस बात में? और जो F1 है इट इज इंटरमीडिएट ऑफ बोथ। इंटरमीडिएट मतलब उसके बीच का आ रहा है, ऑफ बोथ पेरेंट, उनके बीच का कुछ आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, सही है। तो जरा क्रॉस देख लेते हैं, फिर आपको वापसी उस पीछे वाले पेज पे लेके चलते। क्रॉस देखो क्या है इसका। क्रॉस बेटा कैसे आता है, जो मैंने भी बनाया वही रहेगा। मैं रेड फ्लावर लेता हूं, उसको क्रॉस कराता हूं व्हाइट फ्लावर से, तो ये पेरेंट हो गए। ये क्या हो गए, पेरेंट हो गए। तो ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। आपको पता है जो F1 आएगा वो क्या आ जाएगा, पिंक आ जाएगा। तो पिंक को आप क्या लिखोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप इसका F2 बनाओ, पनेट स्क्वायर बना लो। आप इसका पनेट स्क्वायर बना लो, ऐसे पनेट स्क्वायर बना लिया। तो पनेट स्क्वायर में देखो ध्यान से हमने क्या किया, इसके गैमेट यहां लिख दो, इसके गैमेट यहां लिख दो। पनेट स्क्वायर क्या देता है, याद है आपको? पनेट स्क्वायर देता है पॉसिबल जीनोटाइप। तो यहां कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे यहां लिखा, और स्मॉल आर स्मॉल आर। कोई डाउट है? नहीं सर। यहां पर मेरे पास क्या लिखूंगा, दिस इज रेड, दिस इज पिंक एंड दिस इज रेड। ओहो, पिंक आएगा ना बेटा, पिंक, और ये व्हाइट आ गया। ये क्रॉस है, ठीक है, ये हमारे पास क्रॉस है। ध्यान से सुनना मैं जो बताने वाला हूं। अब ये जो हो गया मेरे पास F2 हो गया। अब मुझे बताओ F2 में फिनोटाइप कितने आए? फिनोटाइप 3 तरह के आए। एक्सपेक्टेड कितना था? एक्सपेक्टेड था 2, क्योंकि नॉर्मल एक्सपेक्टेड था 2, पर आए कितने? 3। अच्छा, कौन से 3 आए? एक आया रेड, रेड कितना है 1/4, पिंक कितना है सर 2/4, और व्हाइट कितना है 1/4। तो इसकी मैं रेशियो क्या करूंगा, फिनोटिपिक रेशियो बताओ जल्दी से, कितनी आ गई बेटा? आ गई 1:2:1। ठीक है, मैं एक्सपेक्टेड वाले से मुझे अभी काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब जरा देखो जीनोटाइप कितने हैं F2 में? जीनोटाइप मेरे पास है 3। देखो कैपिटल आर 1/4, ये दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर 2/4, और ये स्मॉल आर 1/4। कोई डाउट है? रेड 1/4, पिंक 2/4, ये रहा। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गई? जीनोटिपिक रेशियो आ गई क्या बेटा? 1:2:1। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कौन सा ऐसा क्रॉस है जिसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बराबर होती है? इनकंप्लीट डोमिनेंस। इसके अलावा टेस्ट क्रॉस भी था, याद आया? तो ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले तो एग्जाम्पल देखो। इसके एग्जाम्पल बेटा क्या दे रखा है? फ्लावर। फ्लावर कलर किसका? एक प्लांट है जो मैंने बनाया है, ये मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा ये इसका कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है। इसका कॉमन नेम है 4 o'clock प्लांट। इसमें 3 कलर के फ्लावर होते हैं, सेम रेड जो बना रखा है,
पिंक और व्हाइट, 3 कलर के फ्लावर होते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल सेम फ्लावर कलर का ही है, किसमें? स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन को हम डॉग फ्लावर कह रहे हैं, ये कॉमन नेम हो गया, और उसका साइंटिफिक नाम है एंटीरीनम मेजस। एंटीरीनम मेजस, ये इसका साइंटिफिक नाम है। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे पास मिराबिलिस जलापा और एंटीरीनम मेजस, ये साइंटिफिक नाम है। इसमें भी यही फ्लावर्स होते हैं ऐसे। क्लियर है? रेड, पिंक, व्हाइट। तो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बनी वो ये बनी इनकंप्लीट डोमिनेंस की, कि F1 नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट से मैच नहीं कर रहा। पहली ऑब्जर्वेशन ये बनी कि जो F1 है वो किसी से मैच नहीं कर रहा। दूसरी ऑब्जर्वेशन, दूसरी, ये तो पहली हो गई। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या बनी बेटा? दूसरी ऑब्जर्वेशन ये बनी कि इन F2 फिनोटिपिक रेशियो बराबर है, इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो। क्या यह समझ में आ रहा है? हां सर। तो हमने टेस्ट क्रॉस में यही चीज ध्यान रखनी है, सॉरी इनकंप्लीट डोमिनेंस में, कि मेरे पास इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं चाहूं लिखना तो मैं क्या क्या लिखूंगा, जो मैंने पीछे लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यह है पहला, इन्वॉल्व सिंगल लोकस। दूसरा, F1 नॉट रिजेंबल, दूसरी बार लिख रहा हूं, आइदर ऑफ द पेरेंट। तो इसका मतलब डोमिनेंस ये फॉलो नहीं कर रहा, नॉट फॉलो मेंडल ना, नॉट फॉलो मेंडलिज्म, मेंडलिज्म को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, सिंगल लोकस इन्वॉल्व। और सेम F2 में मैं लिख सकता हूं फिनोटिपिक जीनोटिपिक के बराबर है, जीनोटिपिक रेशियो के बराबर है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब आप रोकें और एनसीईआरटी से इनकंप्लीट डोमिनेंस रीड करें। जो बच्चा करेगा रोक के उसको समझ आएगा। उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वाई सम जीन्स आर डोमिनेंट रिसेसिव, वो भी कराऊंगा, अभी नहीं, थोड़ा आगे जाके। पर एक बार रोको और अपनी एनसीईआरटी माता से एक बार आप वो पढ़ेंगे, अपनी ये वाला टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। लेकिन दिमाग में ये डायग्राम बिठा के रखना, तो आपको कभी डाउट नहीं होगा इन तीनों में, इन तीनों में कभी डाउट नहीं होगा। बच्चे डाउट रखते हैं। ठीक है, अब हम जा सकते हैं कोडोमिनेंस में। देखो डिफरेंस बिटवीन इनकंप्लीट और कोडोमिनेंस। F1 जो है दोनों से किसी से मैच नहीं करता, लेकिन F1 जो है दोनों से मैच करता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं कोडोमिनेंस में आता हूं तो उसकी परिभाषा क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट कंप्लीटली, दोनों के फीचर हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, बच्चे क्या लिखते हैं डेफिनेशन में कि मेरे पास बोथ जीन इज डोमिनेंट, इसको कोडोमिनेंस लिखते हैं। ये गलत है बेटा, दिस इज रॉन्ग। समझो ध्यान से, मेरे पास कोडोमिनेंस में ऐसा नहीं होता कि दोनों जीन डोमिनेंट हो जाए। डोमिनेंट, देख मेरी बात समझो भाई, मैं कहता हूं ये फिंगर बड़ी है तो ये छोटी होनी चाहिए ना। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं ये दोनों फिंगर बड़ी हैं? पॉसिबल नहीं है ना। जब भाई किसी एक को बड़ा बोलोगे तो दूसरा छोटा होगा ना। तो ये वर्ड गलत हो गया, दोनों जीन डोमिनेंट है, नहीं, दोनों एक्सप्रेस करती हैं पूरी तरीके से, इसलिए रेड भी आया व्हाइट भी आया। आप समझ रहे हो? तो F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट एक्स कंप्लीटली, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इन F1 जनरेशन बोथ फैक्टर या एलील लिख लो ऑफ वन लोकस, जीन भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है, एक्सप्रेस कंप्लीटली, पूरी तरीके से खुद को दिखाते हैं। आ रही समझ?
ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से सुने बेटा, इसके जो उदाहरण हैं आपको याद रखना है। ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी एक ब्लड ग्रुप होता है बेटा। कौन से सिस्टम में? इन एबीओ सिस्टम में। एबीओ सिस्टम होता है ब्लड ग्रुप का और एबी ब्लड ग्रुप होता है। तो इसका उदाहरण है एबी ब्लड ग्रुप इन एबीओ सिस्टम। आई समझ नहीं आई? दूसरा, HbA और HbS कैरियर इन सिकल सेल अनीमिया। और मुझे एक और मैं लिख देता हूं, पर आपके सिलेबस में वो है नहीं, MN ब्लड ग्रुप। एक्चुअल में आपने सिर्फ AB पढ़ा है, एक MN भी होता है, MN ब्लड ग्रुप। मैंने ये 3 लिख दिए, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल है। मेरा फोकस ज्यादा किस पे रहेगा? इस पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि कोडोमिनेंस में मेन फोकस इस वाले पर है। किस पे है बेटा? मेन फोकस है किस पे? कोडोमिनेंस पे, AB ब्लड ग्रुप पे। अच्छा, मैं आपको कुछ सिंबल्स की बात करता हूं। जैसे मैं आपको यहां पे बात करने वाला हूं सिंबल्स की, मतलब व्हाट आर सिंबल्स फॉर जीन। अब मैं आपसे एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना मैं जो बताने वाला हूं। हमने क्या किया, ध्यान सुनेंगे, हमने क्या किया, सिंबल का मतलब होता है कि मैं कौन से चिन्ह, सिंबल देता हूं जीन को। अगर मैं डोमिनेंस की बात करता हूं, देखो, इफ फॉर एनी कैरेक्टर जिसकी ओनली 2 ट्रेट हैं, जैसे मान लो टॉल ड्वार्फ, क्या है? टॉल या ड्वार्फ है, तो उसको आप कैपिटल और स्मॉल से लिख सकते हैं। यूज कैपिटल टी और स्मॉल टी कर सकते हो। लेकिन अगर 2 से ज्यादा होगा फिर क्या करोगे? दो अगर मान लो मैं कहता हूं, देखो मेरी बात सुनो, अगर आपके पास टॉल ड्वार्फ है तो कैपिटल टी स्मॉल टी से लिख दिया, राउंड रिंकल्ड को लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर से। लेकिन अगर आपके पास ब्लैक आई, ब्लू आई, ब्राउन आई, रेड आई, ऐसे आई कलर है, फिर क्या करोगे? तो अगर मैं आपको यहां पे एग्जांपल देता हूं, फॉर कैरेक्टर जिसकी मोर देन 2 ट्रेट है, मोर देन 2 ट्रेट है, उसमें अदर सिंबल यूज करते हैं। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लो मेरे पास ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में टोटल 3 एलील हैं। कितनी एलील हैं? 3। तो वहां पर हम 3 एलील को ऐसे लिखते हैं, IA, IB और स्मॉल आई। ध्यान से समझना। तो मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोडोमिनेंस वाले केस में, देखो यहां पर देख रहे हो मेरे पास ये मैंने क्या किया है, सुपरस्क्रिप्ट लिख दिया है। देखो मेरे पास क्या रहेगा, जैसे 3 एलील है तो वहां पर यह आपने I के ऊपर A लिख दिया, तो इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब, जैसे मान लो ये I है, I के ऊपर A लिखने को कहते हैं ये सुपरस्क्रिप्ट लिख दिया। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ऊपर लिख दिया। तो नॉर्मली क्या होता है, कोडोमिनेंस के जो सिंबल होते हैं वो सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लो HB के ऊपर A और HB के ऊपर S, ऐसा। या मैं यहां पर लिख देता हूं AB ब्लड ग्रुप के लिए IA और IB। तो जो कोडोमिनेंस का सिंबल होता है, देखो मैंने एक जनरल आपको बताया, भाई सिंबल लिखने का तरीका कैपिटल T स्मॉल t है। जिनकी एक से ज्यादा ट्रेट होती है उनमें आप सुपरस्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। और जो कोडोमिनेंस है, जैसे फॉर कोडोमिनेंस, उनमें तो होता ही है। कोडोमिनेंस में आप क्या करते हो, सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हो। सुपरस्क्रिप्ट मतलब कोई अल्फाबेट लिख के उसके ऊपर लिखा होना, सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हो। इस तरह का सिंबल आप यूज करते हो। जिस बच्चे को याद हो कि आप कोडोमिनेंस के लिए करते, याद हो क्राई 1A 1B, तो प्रोटीन के नाम से भी जीन का नाम रख सकते हैं। क्राई प्रोटीन थी, उसके नाम से जीन का नाम रखा था, पर प्रोटीन कैपिटल लेटर से थी, याद है, और जीन स्मॉल लेटर से थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जीन के सिंबल्स क्या होते हैं,
हम नॉर्मली अगर 2 ही हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी से कर सकते हैं, 2 से ज्यादा होंगे तो कुछ और अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, और वो अरेंजमेंट में एक ऑप्शन है कोडोमिनेंस में। ये वाला जो रहता है कोडोमिनेंस के लिए रहता है, जिसमें आप क्या करते हो, सुपरस्क्रिप्ट, एक अल्फाबेट ऐसे लिख के इसके ऊपर कुछ लिखते हो। आ रहा समझ? इसे कह रहे हैं सिंबल। तो कोडोमिनेंस का मतलब F1 जनरेशन दोनों से मैच कर रही है पूर्ण रूप से। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लड ग्रुप में एबीओ सिस्टम, मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप में आपका ये। तो मैं एक बार जरा ब्लड ग्रुप पे जा रहा हूं आपको समझाने के लिए, ध्यान से सुनना। ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। सबसे पहले समझो, देखो हमारे पास एबीओ एक सिस्टम होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप एक प्रकार का सिस्टम है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे। इन ह्यूमन एक जीन आई होती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जीन आई नाम है। इसको पढ़कर बच्चे याद करते हैं कि एक जीन की 2 एलील हो सकती है। ध्यान से सुनेंगे, ये जीन आई जो है एक नाम है। हमारे पास क्या होता है, जीन आई कंट्रोल करती है ब्लड ग्रुप को, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है जीन आई, और उसकी टोटल 3 एलील होती है। मींस जीन आई एक लोकस रिप्रेजेंट करता है, लोकस मतलब एक कैरेक्टर, लोकस और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये कोई सिंगल जीन नहीं है, एक जीन आई एक नाम है एक तरीके से, समझ रहे हो? भाई देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, है ना। हाँ, पुराने जमाने में ओल्ड टाइम में ब्लैक डॉग को कालू बोल देते थे, तो नाम उसके फीचर पे पड़ गया। जीन आई एक नाम है, वो कोई प्रॉपर जीन नहीं है, नाम है। उसकी 3 एलील होती हैं। कितनी एलील होती है? इससे बच्चा याद कर लेता है सर एक जीन की एक से ज्यादा नहीं, जीन और एलील एक जैसी बात है। तो जीन आई कंट्रोल करती है ब्लड ग्रुप, इसकी 3 एलील हैं। कितनी एलील हैं? 3। कौन कौन सी 3 है? एक आई ए है, एक आई बी है, और एक रिसेसिव एलील टाइप की है जिसे स्मॉल आई से लिख रहे हैं। 3 एलील है। यहां तक समझ में आ रही है? तो इसका मतलब 3 जीन 3 एलील। अब मुझे बताओ एक ह्यूमन में मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2। याद है कि नहीं? अब सोचो जरा, हमारे पास कितनी एलील है बेटा? 3 एलील है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कोई याद नहीं करेगा कि एक जीन की 2 एलील हो सकती हैं, 3 है, नहीं। जीन और एलील एक ही बात है। ये तीनों एलील भी हैं, जीन भी हैं। ये एक नाम है जीन आई, जो एनसीईआरटी ने बोला है। तो जीन आई कंट्रोल करती है ब्लड ग्रुप, एक कैरेक्टर है, और उसकी 3 एलील है, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। होता यह है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, आई ए क्या करता है? आई ए एंटीजन बनवाता है, ए एंटीजन ऑन आरबीसी। अब याद करो आपको एंटीजन वर्ड कहां पढ़ते हो। यदि आप बायोटेक में जाओगे, ध्यान रखना एंटीजन क्या होता है। एंटीजन किसी भी सेल के सरफेस पर होता है, ऑन सरफेस ऑफ सेल, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो, किसी भी सेल के सरफेस पे। एंटीजन केमिकली नॉर्मली 2 चीजें होती हैं, या तो वो प्रोटीन होता है या वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। याद रहेगी? याद रहेगी ये बात? ठीक है, क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। आई ए एक क्या है? जीन या एलील है। वो ए एंटीजन के लिए कोड करती है आरबीसी पे। तो हमने क्या किया, ये आरबीसी बना लिया इस प्रकार से, ठीक है। इसके सरफेस पर ये प्रोटीन है, और उस पर क्या है, एक शुगर की चेन बनी हुई है ऐसे। अब ये जो शुगर की चेन है इसे आप कहोगे ओलिगोसैकेराइड, या एक तरीके से आप नाम लिखोगे शुगर पॉलीमर। अब ये शुगर पॉलीमर कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटी चेन है, इसलिए ओलिगोसैकेराइड कह रहे हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं ये एज अ एंटीजन काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? एंटीजन। तो मैं आपसे अगर यहां पर पूछूं, एंटीजन मैंने लिखवाया 2 चीज, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। ये बात कहां लिखी है? बायोटेक के एप्लीकेशन में जाना, वहां एलिसा दे रखा है, वहां पर बताया है एंटीजन क्या होता है, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो मेरे पास ये प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन होती है। आप देखें
दिस इज प्रोटीन और ये शुगर, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया कि नहीं भाई, प्रोटीन और शुगर पॉलीमर ग्लाइकोप्रोटीन, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन है। होता यह है कि ए एंटीजन इट इज ड्यू टू स्पेसिफिक शुगर पॉलीमर, एक पर्टिकुलर टाइप का शुगर पॉलीमर बनता है। समझो ध्यान से, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइको का मतलब शुगर हो गया और प्रोटीन हो गया, ठीक है। शुगर की वजह से एंटीजेनिक प्रॉपर्टी आती है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती है? शुगर की वजह से। तो जो बच्चे मेरी बात समझ पाएंगे, देखो भाई, एंटीजन जो है, जैसे मान लो ये एंटीजन है, इस एंटीजन पे ये प्रोटीन पार्ट है और ये शुगर पार्ट है, ऊपर का रेड कलर शुगर पार्ट है। एंटीजन होने की प्रॉपर्टी शुगर की वजह से आती है। तो ए एंटीजन इसे कह रहे हैं, दिस इज ए एंटीजन, जिसपे पर्टिकुलर टाइप का शुगर पॉलीमर है, सही है। मान लो आईबी का मतलब, आईबी क्या हो गई? एक जीन या एलील हो गई, है ना। आईबी क्या हो गई? एक एलील हो गई, ठीक है। ये क्या करेगी? कोड फॉर बी एंटीजन। किसके लिए कोड करेगी? बी एंटीजन। किस पे? आरबीसी पे, रेड ब्लड सेल पे। ये बनाया हमने आरबीसी, मैंने इस पर भी प्रोटीन बनाई, बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर जो शुगर पॉलीमर बनाया वो अलग टाइप का है, वो देखो इस टाइप का है, देख लो ये वाला शुगर पॉलीमर, इससे ये अलग है, तो इसे मैं लिखूंगा शुगर पॉलीमर। पर ये वाला शुगर पॉलीमर जो कि एक ओलिगोसैकेराइड है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम ए एंटीजन। ये ए एंटीजन से अलग है, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? बी एंटीजन का नाम दे रहा हूं। बताओ, ठीक है, क्लियर है? अब मान लो मैंने स्मॉल आई लिख दिया, तो स्मॉल आई एक एलील है, नॉट कोड फॉर एनी एंटीजन, किसी प्रकार का एंटीजन के लिए कोड नहीं करता। तो जब मैं आरबीसी ड्रॉ करूंगा तो उसके सरफेस पे प्रोटीन तो दिखेगी जो एंटीजन की तरह काम नहीं कर रही, पर कोई शुगर पॉलीमर नहीं है, नो शुगर पॉलीमर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो मैं आपको सिंपल सी बात समझा रहा हूं कि मेरे पास 3 एलील होती हैं ब्लड ग्रुप की, आईए, आईबी, स्मॉल आई। जो जीन ई एक नाम है, उसकी 3 एलील है, ये 3। इन तीनों की में से 2 की वजह से ओलिगोसैकेराइडिक शुगर की चेन बनती है जो एंटीजन बनाती है। एंटीजन किसी भी सेल के सरफेस पर एक पहचान होती है। क्या यह समझ में आया लिखा हुआ? देख लो, इसमें इसको हम लिखेंगे आई पे नो एंटीजन। अब जरा देखो, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। इसका मतलब यह है कि मुझे एक चीज बताओ, टोटल एलील कितनी हो गई? सर टोटल एलील है मेरे पास, ध्यान से देखें बेटा, टोटल एलील ब्लड ग्रुप की टोटल एलील कितनी है? सर टोटल एलील है फॉर ब्लड ग्रुप, फॉर ब्लड ग्रुप, अरे यार एक सेकेंड देखो, चलो इस स्लाइड पे लेते हैं, ध्यान दें बेटा। मैं आपसे कह रहा हूं टोटल एलील कितनी है? टोटल एलील है कितनी? सर 3 है। कितनी एलील है ब्लड ग्रुप की? सर 3 है, ठीक है। क्या नाम है उनके? आईए है, आईबी है और स्मॉल आई है। मुझे बताओ, इन वन ह्यूमन मैक्सिमम कितनी पॉसिबल होंगी? क्योंकि ह्यूमन में तो क्रोमोसोम पेयर में होता है, मैक्सिमम कितनी होंगी? सर 2 पॉसिबल है। मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है? सर 2 पॉसिबल है। तो क्या मैं इन तीनों को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं? हां, मान लो मैं कह सकता हूं 2 पॉसिबल है, तो आई ए को आई बी के साथ, ध्यान से सुने बेटा, मैं क्या करूंगा, ध्यान सुनेंगे, मैं आई ए को आई ए के साथ, मतलब उस ह्यूमन के दोनों क्रोमोसोम पे आई ए है, या आई ए को स्मॉल आई के साथ, ये 2 कॉम्बिनेशन, मतलब इन तीनों से कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? तो मैक्सिमम ये क्या होगा बेटा? मैक्सिमम मेरे पास 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है।
कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 6। किन से 6 बनाऊंगा मैं? इन 3 को लेकर टोटल 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। आई ए के साथ आई ए के साथ स्मॉल आई, ऐसे ही मैं लिख सकता हूं आई बी के साथ आई बी और आई बी के साथ स्मॉल आई। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं स्मॉल आई के साथ स्मॉल आई और मैं लिख सकता हूं आई ए के साथ आई बी। तो मेरे पास अगर मैं कहता हूं कि एक ह्यूमन में मैक्सिमम 2 आ सकती हैं, तो इन तीनों को लेके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? सर जी टोटल 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन ध्यान से सुनेंगे बेटा, इन दोनों कॉम्बिनेशन में आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन आएगा? कौन सा आ गया? ए एंटीजन आ गया। ए एंटीजन की वजह से ब्लड ग्रुप का नाम ए ब्लड ग्रुप होगा। तो ए ब्लड ग्रुप एक प्रकार का फिनोटाइप है। क्या है बेटा? ये फिनोटाइप। तो अगर आपसे कोई कहे ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो आप कहोगे फिनोटाइप होता है। इस फिनोटाइप को लाने के लिए 2 पॉसिबल जीनोटाइप हैं और उसमें एंटीजन कौन सा होगा? ए एंटीजन। कोई डाउट है इस बात में? बताओ। ठीक है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप की टोटल एलील कितनी है? अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, इसकी वजह से ए एंटीजन आया, इसकी वजह से भी ए एंटीजन आया। ठीक है, अब मैंने यहां लिखा बी ब्लड ग्रुप, तो बी ब्लड ग्रुप भी एक प्रकार का फिनोटाइप है। क्या है? फिनोटाइप, जो इन दोनों की वजह से आएगा, जिसमें आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन आएगा? मैंने कहा बेटा बी एंटीजन। देखो ये शुगर पॉलीमर है अलग टाइप का, मैं प्रोटीन नहीं बना रहा, पर प्रोटीन भी होती है ना। एंटीजन हमेशा ग्लाइकोप्रोटीन होता है और एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शुगर की वजह से आती है। अब आ जाओ, मैंने लिखा ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप एक फिनोटाइप है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो है क्या? फिनोटाइप है। ठीक है, उसमें इसके सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। आप देख लो। और अगर मैं ए बी ब्लड ग्रुप लिख रहा हूं, ए बी ब्लड ग्रुप लिख रहा हूं, तो ए बी ब्लड ग्रुप भी क्या है? एक फिनोटाइप है। उसका ये जीनोटाइप है और उसमें आरबीसी के सरफेस पर दोनों के कैरेक्टर एक्सप्रेस कर गए। ए बी एक्सप्रेस कर गया और बी भी एक्सप्रेस कर गया। तो अगर दोनों के कैरेक्टर एक्सप्रेस कर गए, ऐसा ही होना चाहिए ना, ए एंटीजन भी पूरा पूरा बन गया और बी एंटीजन भी बन गया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इसका और इसका दोनों का फीचर एक्सप्रेस हुआ तो ये उदाहरण है कोडोमिनेंस का। अब आप खुद से देख लो मैं क्या क्या करने वाला हूं। देखो मुझे एक चीज बताओ, इस आई ए और स्मॉल आई में से कौन एक्सप्रेस किया? आई ए एक्सप्रेस किया। तो ये एग्जाम्पल नहीं है डोमिनेंस का, क्योंकि उसने स्मॉल आई को दिखने ही नहीं दिया। ये भी एग्जाम्पल किसका है? डोमिनेंस का है। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका है? कोडोमिनेंस का। अब आप इस टेबल से क्या क्या ऑब्जर्व करोगे? देखो नीट में 2 बार क्वेश्चन आया इससे। पहला ब्लड ग्रुप की कितनी एलील हैं? देखो अगर किसी भी कैरेक्टर की 2 ही एलील होती हैं, देखो एक ह्यूमन में तो 2 ही होगी, मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। अगर किसी कैरेक्टर की सिर्फ 2 एलील होती हैं तो उसे हम कहते हैं भाई नॉर्मल 2 होती हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर 2 से ज्यादा होती हैं तो हम कहते हैं मल्टीपल एलील। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो ब्लड ग्रुप है, ध्यान दें बेटा, ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप? जीनोटाइप है 4 फिनोटाइप है। फिनोटाइप 4 कौन से हैं? एक ए है, बी है, ए बी है और ओ है। आ रहा समझ? ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है, ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप कितने हैं भैया? 6 जीनोटाइप हैं, 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से 6? आईए के साथ आईए और आईए के साथ स्मॉल आई, आईबी के साथ आईबी और आईबी के साथ स्मॉल आई, फिर स्मॉल आई और फिर एक आईए के साथ आईबी। कितने जीनोटाइप हो गए? 6।
तो फिनोटाइप 4 हैं, जीनोटाइप 6 हैं। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, ब्लड ग्रुप किसका किसका एग्जाम्पल है? ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल ऑफ ए मल्टीपल एलील, क्योंकि 2 से ज्यादा हैं, मल्टीपल एलील। बी डोमिनेंस। अब डोमिनेंस में कौन से वाला जीनोटाइप है? देखो, आई ए डोमिनेंट है स्मॉल आई पर, आई बी डोमिनेंट है स्मॉल आई पर। सी कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में कौन आ जाएगा? आई ए और आई बी, मतलब बी ए बी ब्लड ग्रुप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कौन सा ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, आप लिखोगे ए बी, क्योंकि दोनों के एंटीजन बन रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? इसको कई बार हम इस तरीके से लिखते हैं कि जो आई ए है वो दोनों कोडोमिनेंट है, बराबर, और ग्रेटर देन स्मॉल आई, दोनों पर। देख रहे हो, ये ऐसे लिखते हैं, आई ए आई बी कोडोमिनेंस, और ये दोनों आई ए और आई बी इस पर क्या है? डोमिनेंस है। और 2 से ज्यादा एलील होना, 1 2 3 मल्टीपल एलील है। तो ये दोनों क्वेश्चन आ चुके नीट में, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, समझ लो ध्यान से। क्लियर है कि नहीं? बताओ। तो मैंने आपको क्या पढ़ा है? आ जाओ वापसी। कोडोमिनेंस का अर्थ मतलब दोनों एक्सप्रेस करेंगी पूरी पूरी, ठीक है, दोनों एक्सप्रेस करेंगी पूरी पूरी। ये है कोडोमिनेंस का एग्जाम, मतलब वो चीज। एग्जाम्पल क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप किस में? एबीओ सिस्टम में। एचबीएस अभी बता रहा हूं सिक्कल सेल अनीमिया में, ठीक है। सिंबल क्या होता है? नॉर्मली ऐसे सुपरस्क्रिप्ट लिखते हैं कोडोमिनेंस के लिए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? बताओ, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्लड ग्रुप में हम एबीओ सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन में एक जीन है जिसका नाम है आई, उसकी 3 एलील होती हैं। ह्यूमन की बात कर रहा हूं, ए बी और आई, 3 एलील हैं। एक ह्यूमन में 2 होंगी। अब ये 3 एलील डिफरेंट कितने कॉम्बिनेशन बना सकती है? 6। क्लियर है? कॉम्बिनेशन कितने बना सकती है? 6 कॉम्बिनेशन, मतलब 6 जीनोटाइप, ठीक है। ए की वजह से ए एंटीजन आता है जो एक शुगर पॉलीमर है, अलग टाइप का शुगर पॉलीमर बी एंटीजन, और स्मॉल आई की वजह से नॉट कोड फॉर एनी एंटीजन, ये किसी एंटीजन के लिए कोड नहीं करता। आ जाओ। उसके बाद हमने ये चीज समझाई आपको कि अगर हम देखें ए बी और ए बी, ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप कितने हैं? टोटल 6। और एंटीजन कितने आप देख सकते हो? ए एंटीजन, बी, ए बी और बी, और यहां ओ पे कोई एंटीजन नहीं है। तो ह्यूमन में टोटल एलील है 3। कितने मैक्सिमम आ सकते हैं? एक ह्यूमन में 2, और कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? 6। ये रिजल्ट्स हैं जो आपकी ऑब्जर्वेशन से आए हैं। इसके अलावा मैंने आपको सिकल सेल अनीमिया बताया है, ध्यान से सुनना, जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे। देखो, सिकल सेल अनीमिया क्या होता है? मेरे पास क्या होता है? हमारा आरबीसी की नॉर्मल शेप है, जिसको मैं बाई कनकेव कहता हूं। ये नॉर्मल है, ठीक है। इसके लिए जो पर्सन होता है उसमें एक एलील होती है HbA, और हमेशा 2 एलील होती हैं, तो 2 HbA है, ठीक है, जो नॉर्मल आरबीसी के लिए है। मेरे पास एक पर्सन है जिसको सिकल सेल अनीमिया होगा, उसका आरबीसी ऐसा हो जाता है, सिकल शेप का। तो इसमें आरबीसी कैसा हो गया? सिकल शेप। इस पर्सन की डेथ हो जाती है, सिकल शेप है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां क्या लिखा मैंने? HbS, दोनों एलील ये हैं। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि यार अगर मुझे इसको कोड, देखो, अगर ये डोमिनेंस होता, देखो ये डोमिनेंस होता तो आरबीसी मेरा ऐसा आना चाहिए, होता है आरबीसी इस वाले जीनोटाइप का ऐसा ही आता है। लेकिन अगर ये पर्सन ऑक्सीजन की टेंशन कमी में रहता है, तो इसके कुछ आरबीसी, सम आरबीसी क्या हो जाते हैं? ऐसे हो जाते हैं। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो भाई, ये HbA जो है ना, ध्यान सुनेंगे बेटा, HbA वैसे तो डोमिनेंट है HbS पे। मतलब क्या हुआ?
एक नॉर्मल पर्सन में HbA होता है, मतलब HB के ऊपर A और HB के ऊपर A, ये दो एलील हो गई बेटा। एक नॉर्मल पर्सन में डिप्लॉयड में ये दो एलील होती हैं जो नॉर्मल आरबीसी देती हैं। अगर HbS आता है तो सिक्कल शेप आता है। ये जो जीनोटाइप है HbA-HbS, इसका आरबीसी तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल आरबीसी होता है, लेकिन स्पेशल केस में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, सम आरबीसी बिकम सिक्कल शेप। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस जीनोटाइप ने दोनों ट्रेट एक्सप्रेस कर दिए, बाई कनकेव भी और ये वाला भी, इसीलिए इसको कोडोमिनेंस मान रहे हैं। पर ये पूर्ण रूप से नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो भाई, ऐसा थोड़ी है। अच्छा तो वो होता कि जब ये आरबीसी ऐसा होता, नीचे से ऐसा होता, ऊपर से सिक्कल शेप होता, मतलब आधा सिक्कल शेप, तब मैं मानता बढ़िया से कोडोमिनेंस दोनों एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये जीनोटाइप ऐसा आ रहा है और उसके बाद स्पेशल केस में आरबीसी ऐसा बन रहा है। इसका मतलब इसी जीनोटाइप का जो आरबीसी है उसमें क्या हो गई, सिकलिंग हो गई। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? पर ये होता है स्पेशल केस में। क्लियर हो गई बात? बताओ। और मैं आपसे अगर कहूं कि आप एक क्रॉस ड्रॉ करो, ध्यान दें, जिसमें आप क्या करो कि मान लो AB ब्लड ग्रुप है, सुनना ध्यान से, किसी पर्सन का A ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, ऐसे ही नॉर्मल क्रॉस कराते हैं, उसको क्रॉस कराओ B ब्लड ग्रुप से, तो जो बच्चों का ब्लड ग्रुप आएगा, ये प्योर लूंगा मैं। प्योर का मतलब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं यहां पे जो आपके काम की है। यहां पे ले लो, ये F1 में क्या आएगा, F1 में आ जाएगा AB आ जाएगा, और उसका जीनोटाइप क्या आएगा बेटा, जीनोटाइप आएगा IA और IB। अब इसकी आप सेल्फिंग करो। अब सेल्फिंग तो कर नहीं सकते ह्यूमन के केस में, तो इसी तरह के जीनोटाइप से अगर आप क्रॉस कराओगे तो आप बताओ पनेट स्क्वायर में क्या आएगा। आप खुद से देखो, यहां आप लिखोगे IA, यहां लिखोगे IB, यहां लिखोगे IA और यहां लिखोगे IB, ये आ गया F2। तो इसको जब ड्रॉ करोगे तो ये ब्लड ग्रुप आएगा A, देख रहे हो, यहां IA और IA आएगा, यहां IA और IB आएगा, यहां आएगा IA IB, और यहां आ गया IB और IB। अब मुझे बताओ, ये आएगा A, ये आएगा AB, ये AB और ये आ गया B। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है इस क्रॉस को दिखाने का कि अगर आप F2 में देखो तो कितने फिनोटाइप आए। अगर मैं नॉर्मल मेंडल जैसे ही क्रॉस कराता हूं तो फिनोटाइप आए 3, जीनोटाइप कितने आए 3। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो यहां भी तो सेम आ रही है, 1:2:1 वाली। ठीक है, इसीलिए आप कुछ क्वेश्चन ऐसे पाएंगे जिसमें कोडोमिनेंस और इनकंप्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आती है F2 में। हम क्रॉस नहीं बनाते क्योंकि ह्यूमन में थोड़ी होता है ऐसा रैंडम क्रॉस। पर मैं अगर आपसे कहूं AB ब्लड ग्रुप को AB ब्लड ग्रुप से क्रॉस कराओगे तो कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं, 3। कितने फिनोटाइप पॉसिबल हैं, 3। आ रहा समझ? 3 फिनोटाइप 3 जीनोटाइप, ये है मेरे पास। तो ये आपका कोडोमिनेंस कंप्लीट करता है। अपनी एनसीईआरटी में रोक कर एक बार शुगर पॉलीमर वाला रीड करेंगे। जो बच्चे मक्कारी करेंगे, नहीं रीड करेंगे, उनको कंटाप लगना चाहिए, नहीं मानते हैं तो वो, है ना? ठीक है, क्योंकि मास्टर की बात मानना आपका पूरा फर्ज है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपका भी फर्ज है। तो एक बार फटाफट से एनसीईआरटी पढ़ लो। अब हम मल्टीपल एलील स्टार्ट कर रहे हैं। मैं 1 मिनट पानी पीऊंगा और उसके बाद इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है,
चलो बेटा, आपने रीड किया होना चाहिए था, मैं 1 मिनट पानी पिया है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आगे क्या, मल्टीपल एलील को। ठीक है, मल्टीपल एलील क्या होता है उसको बताने से पहले आपको जरा दिमाग लगाओ मैंने क्या पढ़ाया। मैंने पढ़ाया आपको अभी तक जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन क्या होता है, 2 जीन एक ही लोकस की इंटरेक्ट करती हैं। क्या रियल में जीन इंटरेक्ट करती है? नहीं, उनकी प्रोटीन इंटरेक्ट करती है। मेंडल के अकॉर्डिंग जीन इंटरेक्शन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम मानते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, डोमिनेंस। मतलब F1 में कोई एक दिखेगा, F2 में मतलब दोनों में से दोनों दिखेंगे, मतलब जो पेरेंट का। फिर हमने कहा डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म, जो मेंडल को फॉलो नहीं करेगी। उसमें एक हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया जिसमें F1 दोनों में से किसी से मैच नहीं कर रहा। फिर हमने को डोमिनेंस बताया कि F1 जो है वो दोनों से मैच कर रहा है। अब हम आ जाते हैं मल्टीपल एलील पे, ध्यान देंगे बेटा। अब हम आ जाते हैं मल्टीपल एलील के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, मल्टीपल एलील का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। अगर मैं डिफाइन करता हूं मल्टीपल एलील को तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मोर देन 2 एलील फॉर 1 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर की अगर मेरे पास मोर देन 2 एलील है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील। दूसरी चीज, मल्टीपल एलील की ऑब्जर्वेशन फॉर मल्टीपल एलील स्टडी सिंगल इंडिविजुअल में नहीं हो सकती। फॉर मल्टीपल एलील वी नीड टू ऑब्जर्व मोर देन वन इंडिविजुअल, क्योंकि लोकस सेम है, क्रोमोसोम सेम होता है। इसका मतलब मुझे पॉपुलेशन स्टडी करनी पड़ती है, जनसंख्या की पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो मल्टीपल एलील में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे पहले जरा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखो, आपके पास ये 3 अलग अलग ह्यूमन हैं। एक का नाम है मिस्टर टॉम, एक का नाम है पीटर, एक का नाम है जॉन। इन तीनों का ये क्रोमोसोम नंबर 10 ड्रॉ किया हुआ है मैंने। ठीक है, मैंने कौन सा क्रोमोसोम ड्रॉ कर रखा है, 10। मैंने क्या किया है, इस 10th क्रोमोसोम पर, यहां पर ध्यान दे बेटा, यहां पर मान लो मैंने यहां और यहां लिखी है ब्लैक आई और यहां मान लो ब्लू आई लिखी है। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहां पर मान लो ब्लैक लिखी है। ऐसा नहीं कि ब्लैक नहीं हो सकती, ब्लैक दोनों पे हो सकती है, ब्लैक आई। अगर आप ध्यान से देखो, पीटर के भी 10वें क्रोमोसोम पर ऊपर की तरफ है ये आई कलर। जॉन टॉम के भी 10वें क्रोमोसोम पर 10th पर ऊपर की तरफ है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही ध्यान देंगे बेटा, ठीक है, ऐसे ही मेरे पास यहां ब्लू है और यहां मान लो ब्राउन है। ठीक है, तो इसके भी 10th क्रोमोसोम पे ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि टोटल अगर आप ध्यान से देखें, एक ह्यूमन में मैक्सिमम 2 एलील पॉसिबल है। मैक्सिमम क्या है, 2 एलील। ये तो समझ में आ रही है? हां सर, किसी भी एक में मेरे पास 2 हैं। बट अगर मैं देखूं टोटल आई कलर की कितनी एलील है, आई कलर की कितनी है, मेरे पास ब्लैक है, मेरे पास ब्लू है, मेरे पास ब्राउन है। ठीक है, ब्राउन भी हो गई। ठीक है, तो मैं और भी इंडिविजुअल लूंगा और भी आ जाती, तो मेरे पास टोटल मोर देन 2 हो गई कि नहीं। अगर मेरे पास किसी भी एक कैरेक्टर की जो कि आई कलर है 2 से ज्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है, उसके लिए मुझे डेफिनेटली एक से ज्यादा ह्यूमन की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसे मल्टीपल एलील कहते हैं। तो मल्टीपल एलील का मतलब यह होता है कि 2 से ज्यादा हो, ठीक है, लोकस सेम है, क्रोमोसोम संख्या सेम है, एक से ज्यादा ह्यूमन की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट मल्टीपल एलील का। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले
मेरे पास लोकस क्या होगा, सेम लोकस एंड क्रोमोसोम नंबर। ठीक है। सेकंड, क्रोमोसोम नंबर, सेम कैरेक्टर, कैरेक्टर भी सेम है, जैसे कि आई कलर। आई कलर मेरे को मोर देन वन इंडिविजुअल चाहिए। मोर देन वन इंडिविजुअल की जरूरत है। इसका मतलब आपको पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। और अगर इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताऊं तो मैं दो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में। पहला तो मैं लिख रहा हूं बेटा आपको ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप है उसकी 3 एलील होती हैं। ब्लड ग्रुप की कितनी एलील होती हैं? 3 एलील। और उसके कितने जीनोटाइप पॉसिबल है? उसके जीनोटाइप पॉसिबल हैं 6। मैं चाहूं तो आपको एक फॉर्मूला लिखवा सकता हूं टू कैलकुलेट जीनोटाइप। टू कैलकुलेट जीनोटाइप एक फॉर्मूला। यार आप एक चीज बताओ, मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान देना बेटा, 1 सेकंड देना मेरे को बस। एक बच्चा कहेगा सर क्या कर रहे हो? बेटा एलील खोज रहा हूं, एलील। घर में एलील पड़ी रहती है ना, एलील खोज रहा हूं। देख मेरी बात सुन, ये तेरे पास देख इधर मेरी तरफ, ये ब्लड ग्रुप की 3 एलील है। ठीक है, अब मैं तेरे से कह रहा हूं कि इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है। भाई एक ह्यूमन में 2 हो सकती हैं, एक तो ये हो सकती है, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, और एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। 3 तो ये हो गए। और ऐसा भी हो सकता है ना कि ये एक ही जैसी 2 भी हो सकती है। टोटल 6 कॉम्बिनेशन हो गए। तो भाई एक ह्यूमन में मैक्सिमम 2 हो सकती हैं, पर किसी जनसंख्या में अगर देखोगे तो 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप की 3 है। अब ये क्योंकि लोकस सेम है ना इसका, ये समझ में आ रही है बात? ये चीज समझ में आ गई कि भाई ये टोटल 3 एलील है अलग अलग कॉम्बिनेशन में। ये 2 हो सकती हैं, ये 2 हो सकती हैं, ठीक है, या ये 2 हो सकती हैं। और क्या हो सकता है? एक ही जैसी 2 भी हो सकती हैं, ऐसे ग्रीन जैसी 2 होंगी, ब्लू जैसी। टोटल 6 कॉम्बिनेशन हो गए। अब मैं आपको ये समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। मैं आपको क्या समझाने वाला हूं वो सुनो ध्यान से। मैं आपको समझाने वाला हूं कि टू कैलकुलेट जीनोटाइप, जीनोटाइप या डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, जिसको आप लिखते हो n+1/2। इसमें n क्या होता है? मल्टीपल एलील। कितनी एलील है? n क्या है? नंबर ऑफ एलील। मान लो ब्लड ग्रुप में कितना है n? ब्लड ग्रुप में कितना n है? ब्लड ग्रुप में n = 3 था। तो जीनोटाइप फॉर्मूले में पुट करो, कितना आ जाएगा? क्या 6 आ रहा है? रख लो 3 +1/2। 2 से 2 काट दिया इसको, 2 से इस 4 को काटा तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि कितनी भी एलील हो जनसंख्या में आप कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। एक सिंपल फॉर्मूला ये n+1/2। ये फॉर्मूला कोई याद नहीं करना है, कोई साइंस मैंने कोई नया आविष्कार नहीं कर दिया यहां बैठ के। ये तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि भाई मैं ऐसे प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा? वो 6 कैसे आए मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज हो गई। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि यार ये मल्टीपल एलील आई कैसे। मतलब भाई ब्लड, ये देख रहे हो आई कलर की आ गई, तो जरा देखो कैसे आती है, मल्टीपल एलील कैसे इवॉल्व हुई होगी। मैंने ये पहले भी बताया। मान लो ये 3 ह्यूमन है। एक ह्यूमन सी है, इंसान सी, ह्यूमन बी, इंसान बी, और दिस इज ह्यूमन ए। ये 3 अलग अलग ह्यूमन है। ध्यान से सुनना, क्लियर है? ये 3 अलग अलग ह्यूमन है, ए बी और सी। ठीक है, सही है, 3 अलग अलग ह्यूमन है।
ए है, बी है और सी है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं कि इसके यहां पर मान लो ब्लैक आई है, सभी में ब्लैक आई है, तो इसका मतलब अभी तक आई कलर की एक ही एलील है, ब्लैक आई। इस पर भी ब्लैक आई है, इस पर भी ब्लैक आई है, इस पर भी ब्लैक आई है, तो इसका मतलब अभी क्या है, आई कलर की एक ही एलील है, ब्लैक आई है। तो मैं कह रहा हूं तीनों ह्यूमन में आई कलर की एक ही एलील है। तो जो फर्स्ट एलील आती है, कभी भी किसी कैरेक्टर की जो पहली एलील इवॉल्व हुई थी, जैसे ये आ गई ब्लैक आई, जो पहली एलील इवॉल्व हुई थी ब्लैक आई, जो फर्स्ट एलील थी, फर्स्ट एलील थी, ठीक है, जो फर्स्ट एलील आई जिसे आप ब्लैक आई कहते हो, आप समझो ये पहली एलील थी, इसको वाइल्ड टाइप कहते हैं। तो ऐसा हुआ होगा कि ह्यूमन में आई कलर की सबसे पहले पहली आई होगी जो हमेशा डोमिनेंट होती है। अब क्या हुआ, इसी में हल्की सी म्यूटेशन हो गई, मान लो इस ए बी सी में से बी में या सी में एक म्यूटेशन हुई, तो म्यूटेशन से मेरे पास एक अलग आई कलर बन गया, और वो आई कलर जो था हो सकता है ब्लू हो, समझ रहे हो। तो इसका मतलब उसी लोकस पर हुआ, तो ब्लू को मैं क्या बोलूंगा, म्यूटेंट बोलूंगा, म्यूटेंट बोलूंगा। अब हो सकता है ब्लू में आगे और म्यूटेशन हो जाए और ब्राउन आ जाए, सही है। तो कितनी बन गई एलील, एक तो पहले से थी, एक ये बन गई, एक ये बन गई। हो सकता है ब्लैक में म्यूटेशन होने से मेरे पास ग्रे बनी हो, ऐसा नहीं है, ग्रे बन सकती थी। तो मैं अगर आपसे ये चीज समझूं ध्यान से कि भाई देखो, ह्यूमन अलग अलग आइलैंड्स पे रहते थे, ह्यूमन अलग अलग कंडीशन में रहते थे। आई कलर सबसे पहले मान लो ब्लैक आई आया, तो हम कहेंगे ब्लैक आई सब पर डोमिनेंट है। ब्लैक आई के बाद हो सकता है ब्राउन बनी, ग्रे बनी, रेड बनी, अलग अलग बनी। अलग अलग क्यों बनी, लोग अलग अलग कंडीशन में रहते थे, तो उसके हिसाब से म्यूटेशंस हुई और सिलेक्शन हुआ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हाउ मल्टीपल एलील इवॉल्व, तो मल्टीपल एलील इवॉल्व कैसे होगा, ड्यू टू रिपीटेड म्यूटेशन, बार बार होने वाली म्यूटेशन एट सेम लोकस, एट सेम लोकस, उसी लोकस पर बार बार म्यूटेशन होने से, ड्यू टू रिपीटेड म्यूटेशन एट सेम लोकस, उसी लोकस पर बार बार म्यूटेशन होने से मेरे पास क्या हुई, मल्टीपल एलील आई, ठीक है। एंड सिलेक्शन बाय नेचर, नेचर उनको सिलेक्ट भी तो कर रहा है। अब उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि जो फर्स्ट इवॉल्व हुई, जो पहले आया, प्रथम आया, वो मेरे पास कौन था, तो जो पहले आया वो वाइल्ड टाइप था। वो क्या था, वाइल्ड टाइप था, और वो हमारे पास डोमिनेंट था। वो वाइल्ड टाइप था और क्या था, डोमिनेंट था। आ रही है समझ के नहीं। तो जो पहले आया वो वाइल्ड टाइप था और हमारे पास क्या था, वो डोमिनेंट था। उसके बाद मेरे पास देन म्यूटेंट आई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना। इधर देखो बेटा, ये आपके पास मान लो ये 3 एलील है, ठीक है, ये 3 एलील हैं। और भी एलील हैं मेरे पास, शायद नहीं, 3 ही कलर के शायद मार्कर होते हैं। अच्छा, वाह, और एलील मिल गई बेटा। रुक जाओ एक सेकंड दो, खोजने से भगवान मिल जाता है, एलील काय नहीं मिलेगी। लो भाई, हम दूसरे एलील ले आए। इधर देखो, ये सारे देखो, ध्यान से सुनना। दिस इज वाइल्ड टाइप ब्लैक, ठीक है। हो सकता है इससे ये रेड बनी हो, इस रेड से ये बनी हो, फिर मेरे पास ये देख लो कितनी सारी एलील है, ये सब म्यूटेशन से बनी है। अब रूल क्या है सुनो, जब भी ब्लैक इनमें से किसी के साथ होगा, मतलब वाइल्ड टाइप किसी के साथ होगा, वो सबके साथ डोमिनेंट होगा। मतलब दिस ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर ब्लू, इस ब्लू पर भी, इस वाले ब्लू पर भी, इस पर भी वो डोमिनेंट होगा, और इस पर भी क्या होगा, डोमिनेंट होगा। समझ रहे हो,
ये समझ में आ गई। लेकिन कहानी ये है कि भाई ये तो सारी म्यूटेंट है। अब इनमें क्या होगा कि जब ये रेड इसके साथ आएगा तो ये हो सकता है रेड इस पे डोमिनेंट हो सकता है इनकंप्लीट डोमिनेंस हो सकता है को डोमिनेंस हो। रूल ये है कि ये वाइल्ड टाइप है, ये सब पर डोमिनेंट होगी जब भी साथ आएगा। लेकिन जो बाकी की म्यूटेंट है, बाकी की म्यूटेंट मतलब ये वाली एलील्स, बाकी की जो ये म्यूटेंट एलील हैं, ये जब साथ आएंगी तो फाइनल फिनोटाइप कुछ भी बन सकता हो सकता है ये दोनों क्या हो, डोमिनेंस हो, लेकिन ये इस वाले ब्लू के साथ को डोमिनेंस ठीक है। हो सकता है ग्रीन के साथ इनकंप्लीट डोमिनेंस हो। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं, इसीलिए वी कैन प्रिडिक्ट जीनोटाइप, फिनोटाइप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रीजन सुनो ध्यान से भाई, अगर मान लो ये डोमिनेंस है तो जो F2 आएगा उसमें फिनोटाइप कितने आएंगे, 2 आएंगे। लेकिन इनकंप्लीट डोमिनेंस होगा तो फिनोटाइप बढ़ जाता है ना। मल्टीपल एलील के केस में आप जीनोटाइप प्रिडिक्ट कर सकते हो कितने बनेंगे, फिनोटाइप क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर सकते? क्योंकि जो म्यूटेंट होती है वो फाइनल बिहेवियर क्या शो करेंगी ये बाद में जब एक्सप्रेस करता है तभी पता चलता है। ये क्या करती है, ये शो कर सकती है डोमिनेंस। हो सकता है ये आपस में, मान लो ग्रीन और ब्लू आपस में को डोमिनेंस शो कर दे, हो सकता है इनकंप्लीट डोमिनेंस शो कर दे। ये समझ में आ रहा है? तो मैं इस चीज को आपको ऐसे बोल रहा हूं कि वाइल्ड टाइप डोमिनेंट है ओवर म्यूटेंट, ये होता है, ठीक है। और क्या होता है बेटा, म्यूटेंट कैन शो डोमिनेंस, इनकंप्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। कोई डाउट है तो बताओ। ये आपस में कुछ भी शो कर सकते हैं, इसीलिए मल्टीपल एलील के लिए इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, वी कैन प्रिडिक्ट जीनोटाइप और फिनोटाइप इन केस ऑफ मल्टीपल एलील नहीं, वी कैन प्रिडिक्ट मैक्सिमम जीनोटाइप। बताओ कितना प्रिडिक्ट कर सकता हूं इस फॉर्मूले से, ठीक है। बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फिनोटाइप, क्योंकि फिनोटाइप डिपेंड करता है, क्यों, रीजन बता रहा हूं। रीजन ये है बेटा, रीजन ये है, देखो यही जेनेटिक्स के हाईएस्ट लेवल है, जो शायद इवन बहुत अच्छी बुक्स में भी इस चीज की ऑब्जर्वेशंस नहीं मिलती, जो हम लोग पढ़ाते पढ़ाते निकालते हैं। रीजन ये है कि बेसिकली मल्टीपल एलील में म्यूटेंट एलील कैन शो डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड इनकंप्लीट डोमिनेंस, कुछ भी शो कर सकता है। इसलिए आप भाई रिजल्ट वेरी कर जाएगा ना, अगर डोमिनेंस होगा तो 2 फिनोटाइप आते हैं, इनकंप्लीट डोमिनेंस होगा तो ज्यादा फिनोटाइप आएंगे। पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फिनोटाइप कैन नॉट क्रॉस जीनोटाइप। समझ में आई नहीं आई? सोचना मेरी बात को, क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा जो मैं बातें बोल रहा हूं। तो वी हैव सम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है कि मेरे पास वाइल्ड टाइप जो होती है, वाइल्ड टाइप जो होगी उसको डोमिनेंट कहते हैं, वो डोमिनेंट होती है, ठीक है। म्यूटेंट जो होगी रिसेसिव होती है ओवर वाइल्ड टाइप। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको मल्टीपल एलील के क्वेश्चन बना देगी। लोकस सेम है, क्रोमोसोम सेम है, कैरेक्टर सेम है, अलग क्या है, इंडिविजुअल, ठीक है। मल्टीपल एलील के केस में तुम्हारे सिलेबस में एग्जाम्पल, एक तो मल्टीपल एलील का जो एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूं तो एक तो बेटा ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है, 3 एलील है। उसके अलावा ड्रोसोफिला का आई कलर, ड्रोसोफिला जो होता है ना उसका आई कलर, उसमें रेड डोमिनेंट होता है आई कलर। टोटल 15 आई कलर होते हैं इसमें, 15 एलील है बेटा। तुम निकाल सकते हो क्या? मुझे चैट में बताना कि कितने इसके जीनोटाइप आएंगे 15 एलील के, और मुझे यह भी बताना है कि अगर किसी के 28 जीनोटाइप हैं तो कितनी एलील रही होंगी, ठीक है। मुझे चैट में जरूर बताएंगे आप ये।
तो अब आपको मैं यहीं तक कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं प्लियोट्रॉपी डिस्कस करूंगा। प्लियोट्रॉपी के साथ हम 2 जीन के इंटरेक्शन पे जाएंगे। मतलब क्या हुआ, अभी तो हम बात कर रहे हैं एक जीन लोकस में 2 एलील के इंटरेक्शन की। नेक्स्ट क्लास में हम 2 जीन पे चले जाएंगे और उसको कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लिंकेज को। कोई डाउट है? नहीं सर, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है, सोच के देखना है, ऑब्जर्वेशंस करनी है। ऑब्जर्वेशन जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ मैं आज आपको एनसीईआरटी लेक्चर, क्योंकि मैंने क्या किया था लास्ट ईयर एनसीईआरटी की रीड करके उनको मैंने अपलोड किया था बैचेस में, उसको दोबारा करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की रीडिंग तो एनसीईआरटी होती है, ताकि आपको कोई लाइन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैंने अभी 2 चीजें नहीं बताई, एक डोमिनेंस का रीजन, मतलब कि क्यों कोई जीन डोमिनेंट होती रिसेसिव है, वो पेंडिंग है, उसको कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्डेड ही दूं, क्योंकि उसमें आपका टाइम सेव होगा और आप रिवीजन के लिए टाइम बचा पाते हो। बहुत सारे बच्चों को रिवीजन के लिए समय चाहिए, सेम चीज को पढ़ाने के लिए मुझे लगभग 2.5 घंटे चाहिए थे। अभी आप देख लो टाइम कितना लगा है। दूसरी चीज क्या है, आप इसे देखकर ऑब्जर्वेशन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मान लो अगर मैं 2 घंटे 20 मिनट की देता हूं या 30 मिनट की देता हूं तो आप उसे भी कर सकते हैं, पर कोशिश करेंगे रिकॉर्डेड देने की। ठीक है बेटा, चलिए बाय।